अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। दो बड़े मैचेस, एक तो बहुत बड़ा मैच अभी चल रहा है, वो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, और दूसरा बड़ा मैच पाकिस्तानी टाइम 1:30 बजे के मुताबिक शुरू होगा, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स का। रिजवान हैदर ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, हमारा रेगुलर पैनल। साकिब हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप अपने टेलीविजन चैनल पर देखते रहते हैं। आज हम इनसे भी बात करेंगे और पहली बार मैं ज़रा जानूंगा कि क्या कमेंट्स हैं साकिब भाई के कि इस वक्त सिचुएशन, साबिर भाई के, साबिर हुसैन साहब के, कि क्या सिचुएशन है कि पाकिस्तान अब अगर मगर की सिचुएशन से निकल गई, ये एक थोड़ा रिलैक्सेशन हुई मेरे लिए। साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें जर्मनी से ज्वाइन किया है। तो जनाब अली, कुल मिला के बात ये है कि लंबी चौड़ी बहस तो आज बहुत होनी है, लेकिन उससे पहले कल रिजवान भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि फाइटिंग पहली बार पूरे टूर्नामेंट में, जिसमें हमने 350 किया या 345 चेस किया, उसमें भी मुझे कोई बहुत बड़ी फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई दी, बैटिंग दिखाई दी थी, ना फील्डिंग ना बॉलिंग। कल हमने बॉलिंग से परेशान, पूरे टूर्नामेंट में जिसकी हमें ज़रूरत थी बॉलिंग से परेशान करना। 270 कोई बड़ा स्कोर ही नहीं था इस पिच पे, और 400 वाली टीम के लिए, लेकिन हमने उनके 9 खिलाड़ी आउट कर दिए। ज़रा सा अगर और थोड़ा सा फील्ड अटैक या नवाज राइट एरियाज पे बॉल कर लेते तो शायद थोड़ा सा मामला चेंज भी हो सकता था, पर जाहिर है कि वो 400 वाली टीम को 270 पे लाना ये भी बड़ी बात है। अच्छा, इसको आप दो मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं अरसलान। एक तो ये कि 400 वाली टीम को 270 पे लाना, दूसरा ये कि साउथ अफ्रीका ने अभी तक जो चेजेस किए हैं उसमें वो कमज़ोर नज़र आए हैं, और यही जैसे नीदरलैंड के खिलाफ वो 250 के चेज में हार गए थे। सो उस तनाजुर में देखें तो शायद यार फिर 270 तो बहुत बड़ा स्कोर था, कर लेना चाहिए था, लेकिन ये जितनी अच्छी पिच थी, पाकिस्तान वो 30 to 40 रन शॉर्ट। वैसे तो अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करती तो वो, मैं ये नहीं कहता कि 400 बन जाएगा, लेकिन 340 350 उन्होंने बना लेना था। हम जो 10 ओवर की इंटेंट है ना, जिस तरह आज का मैच अभी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, पहले 10 ओवरों में 6 छिक्के मारे हेड ने और 4 छिक्के मारे वार्नर ने, 10 छिक्के लगे, 10 सिक्सेस। आपने पूरे 10 महीने में टोटल 2 मारे, वो भी आखिरी मैच में मारे जो अब्दुल्ला ने मारे। सो ये आपकी इंटेंट का डिफरेंस दिखाती है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम स्लो खेल रही है आफ्टर द फर्स्ट 15 ओवर, जब वार्नर आउट हुए और उसके बाद हेड आउट हुए, तो उसके बाद से वो मार्श और स्मिथ और लैबुशैन बहुत स्लो। आपको ये स्लो लग रहे हैं? वो 900 रन वो पांच के रन रेट है ना, जब से हेड आउट हुए उसके बाद से रन रेट उनका 5.2 है, जो कंपैरेटिवली जो शुरू में 9 साढ़े 9 का, तो बहुत नीचे जा रहा है। सो पाकिस्तान को, और इस वक्त उनको फर्क नहीं पड़ता ऑस्ट्रेलिया को कि वो नीचे भी आ रहा है रन रेट, तो ओवरऑल स्कोर इतना ज्यादा है कि इट मेक्स नो डिफरेंस। सो पाकिस्तान हैज बीन लूजिंग द साइड कि यार हमारा इंटेंशन क्या होनी चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। पहले 10 ओवर में ये 4 ओवर तो पिच जज करने में लगाए थे, और उसके बाद ये टारगेट सोचते हैं 280, विच इज जनरली नॉट इनफ। ठीक है, साबिर साहब क्या कहते हैं जनाब अली? सर मैं तो देखें, कल का जो मैच था पाकिस्तान का, वो तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरीके की फाइट बैक करेगा। इनफैक्ट जिस तरीके की बैटिंग अप्रोच थी पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं से लैग कर रहे थे। तो हमारा यही क्वेश्चन है कि जो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, उनका प्लान क्या था। जैसे हैदर भाई ने सही कहा कि आपका देखिए हर टीम का प्लान होता है कि आप 10 ओवर कैसे खेलेंगे पावर प्ले के, कि आपने विकेट्स इन हैंड जाना है या आपने बिल्कुल ही गो थ्रू जाना है। मगर उसके बाद जब रिजवान की बात की जाए, बाबर की बात की जाए, और जिस तरीके से इफ्तिखार को भेजा गया, कहीं ना कहीं पे वो भी आपको नुकसान हुआ, क्योंकि इफ्तिखार का आई थिंक नहीं बनता। सऊ शकील की, क्योंकि आप हर कोई कहता है, वो खुद मानते भी हैं, बाबर आजम ने कहा, टीम मैनेजमेंट ने कहा, बात करेंगे साबित, लेकिन पहले जो फाइटिंग स्पिरिट थी, मुझे पूरे टूर्नामेंट में, अब जाके हमारी बॉलिंग में बहुत देर कर दी मेहरबान पे आते, लेकिन बहरहाल एक बॉलिंग यूनिट के तौर पे ना जो मिसिंग एलिमेंट था वो अब नजर आया। ये काम पहले भी हो सकता था। कल उसामा मीर को देखें, वो कंकशन रिप्लेसमेंट पर आया, पहले ही आ जाता यार, कंकशन पे ही आता। इतनी अच्छी बॉलिंग की उसने, जब खुद खेला तब नहीं की। और शादाब के लिए दुआएं, बहुत बुरा लगा है उसका सर, और काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार उसने फील्ड में आने की कोशिश भी की, और बैटिंग बड़ी जेन्युइन की शादाब, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले ये क्या फाइटिंग स्पिरिट कल देखी मुझे बॉलिंग यूनिट के। एग्जैक्टली कल देखने को मिली। देखिए फाइटिंग स्पिरिट आपकी, एक तो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता लगता है, क्योंकि देखिए हम हमेशा बात करते हैं विराट कोहली की। अगर आपका अपना कप्तान जो है वो ड्यूरिंग द फील्ड, अगर उनसे मिसफील्ड होगी, उनसे ड्रॉप कैचेस होंगे, कल मिसफील्डिंग हुई है, कल बाबर आजम से 2-3 दफा हुई है, बाकी फील्डर से हुई है, तो कहीं ना कहीं से कप्तान का ग्राउंड में होना, वो बड़ा अपना एग्रेसिव शो करना, या इवन आप प्लेयर्स को बैकअप करते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा उसामा के मीर से जब कैच ड्रॉप हुआ था तो कोई उसके पास गया नहीं। शोएब मलिक की मिसाल दूंगा, सरफराज अहमद की मिसाल दूंगा, जब वो सीनियर खिलाड़ी थे,
इसी तरह से अगर ग्राउंड में ड्यूरिंग द मैच अगर आपसे कैचेस ड्रॉप होते थे तो कहीं ना कहीं पे सीनियर खिलाड़ी आपको आके बैकअप करते हैं, कहीं आपको पॉजिटिव एक मैसेज शो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। अगर एक और आसिफ का क्या ड्रॉप हुआ था, रोहित शर्मा भी नहीं गया था, दूर से ही सुनाई थी उसने। तो वो पहला बॉलर मैच को। खेल रहे थे वर्ल्ड कप का, कहीं ना कहीं आपकी बैक ऑफ द माइंड वो चीजें जाती है, वो आपकी फिर परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो आपने उसामा मीर की बॉलिंग देख ली उस ऑस्ट्रेलिया के मैच में, किस तरीके की उनसे बॉलिंग हुई, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो टीम है इसमें देखिए सीनियर खिलाड़ी कोई भी नहीं है। आई थिंक सिर्फ सिवाय बाबर आजम के किसी ने भी 100 मैचेस भी नहीं खेले। तो सरफराज अहमद या किसी सीनियर खिलाड़ी का आपके डगआउट में भी होना बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया था। तो मोहम्मद हारिस का आप जो लेके गए हो कहीं ना कहीं से वो आपको पे ऑफ नहीं कर रहा, क्योंकि सरफराज होता है शेख मलिक की, तो वो तो चले उनका कोई बनता नहीं, मगर सरफराज के इसीलिए बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो आपको एक मैसेज एडवाइस दे सकते हैं। आप मोने मोरकल को देख लें, आप उन्हें कभी नहीं देखा होगा वो बाउंड्री लाइन पे आके कोई मैसेज आपको दें, वो चुप करके बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो कोचिंग स्टाफ है, गलतियां किससे नहीं होती, कितने भी फास्ट बॉलर्स इस पूरे टूर्नामेंट में सबको मार पड़ी, सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स को नहीं पड़ी। आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन को देख लें, आज न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइन को देख लें, इवन इंडिया के जो सवाए इंडिया के बॉलर्स को सबको मार पड़ी, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को भी देख लें। तो आपके मैंने देखा है काफी दफा इंडिया के जो बॉलिंग कोच हैं या जो असिस्टेंट कोच हैं वो बाउंड्री लाइन पे उतर के आते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मैसेजेस देते हैं। आप ड्रिंक्स ब्रेक में तो आप अपने मैसेजेस भेजते रहते हैं, मगर ड्यूरिंग द फील्ड आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ बैठ के एनालिसिस करके डायरी पकड़ के लैपटॉप पकड़ के आप चले मैं जरा हैदर भाई से भी एक आपने बड़ी डिटेल डिस्कशन शुरू की है मैच पे। हैदर भाई, कल का मैच फाइटिंग स्पिरिट पूरे मैच में या वो सॉरी पूरे टूर्नामेंट में मुझे कल दिखी है यार। बतौर बॉलिंग यूनिट को कल जाके कुछ लगा कि भारत वो देर हो गई, लेकिन कल हमें बॉलिंग यूनिट नजर आया है। नवाज इज अ वीकर लिंक। नवाज मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि नवाज को डोमेस्टिक में भेजें भाई। हमें खाली लेफ्ट आर्म के सर पे नहीं खेलना, अगर लेफ्ट आर्म है तो उसका बड़ा फायदा होगा, हो गया बहुत बड़ा फायदा उसका। जी बिल्कुल, देखिए फाइटिंग स्पिरिट नजर आई, बट लेकिन हमें ममनून व मुतशक्किर होना चाहिए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का कि उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट का एक फेस क्रिएट किया। उनको पता था 271 करना है, 5.5 का एवरेज है, आराम से खेलते बगैर कोई विकेट दिए, वो 2-3 विकेट आउट होते और वो कर लेते स्कोर, क्योंकि उनकी, लेकिन उन्होंने 8-9 रन का एवरेज रखा शुरू से, और उसमें उन्होंने गलतियां की, बैट्समैन जल्दी आउट हो गए, उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा एज मिला। अब चलें, आप पहुंच गए आखिर में, आपके सामने दो आखिरी बैट्समैन खेल रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 11 गेंदें जो है ऑफ स्टंप से बाहर की हैं कल, आखिरी अपनी 11 गेंदें। टैलेंडर्स का उसूल ये होता है कि टैलेंडर्स जब खेल रहे होते हैं उनको हमेशा विकेटों में गेंद की जाती है कि कहीं बैट मिस होगा, बोल्ड हो जाएंगे या लेग बी फोर वगैरह होंगे। ऐसा कुछ नहीं किया। आपको 2 विकेटें जहां ऑफ स्टंप के बाहर मिली, आप समझ लें बस यहाँ पे आपको और विकेटें मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी। वनडे में नहीं मिलती, टेस्ट में मिल जाती हैं। वहां पे आपको टू द विकेट बॉलिंग करनी थी, आपने नहीं की। तीसरा मैं आपको बताऊं, एज ए कैप्टन बाबर आजम ने या एज ए बॉलर क्या गलती की, उसामा मीर ने, आपको टैलेंडर्स के खिलाफ सिली मिड ऑफ और शॉर्ट लेग पे फील्डर लेना चाहिए था। आपने क्या किया, सिंगल रोकने के लिए तो आपने फील्डर खड़े कर दिए, लेकिन आपने अटैक नहीं किया। अगर आप सिली मिड ऑफ और शॉर्ट लेग ले लेते, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग ले लेते, तो उसका फायदा ये होता है कि बैट्समैन घबरा जाता। फिर उसने 2 ही गलतियां करनी थी, या तो क्रीज से बाहर निकलता या फिर उसने जो है वो वहां पे कैच दे देना था। तो ये जो है कप्तान ने जो है ना ये गलती की। उसामा मीर को कंटिन्यू रखते, फील्ड को अटैक रखते, उसका नतीजा ये निकलता कि या तो महाराज आउट होता या शमसी आउट हो जाता, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपने फाइट तो की, लेकिन आपने फाइट उस तरह की कि आपने तीर हवा में तो छोड़ दिया लेकिन निशाना नहीं देखा। बगैर एक और निशाने के चीज तीर छोड़ने के हैदर भाई, चले मैंने तो कल ऑन स्क्रीन भी कर लिया भाई, माफी मांगी है मैंने वसीम जूनियर वाली बात पे कि मुझे वो वाकई में लगते थे कि वो क्लब क्रिकेट लेवल से ऊपर का बॉलर नहीं है, बट एक्सीलेंटली बॉल्ड वसीम जूनियर, बोल्ड एक्सीलेंटली वेल। बड़ा मजा आया मुझे उसकी बॉल देख के, और उसने जो शुरू में ही एफर्ट पुट की और जिस तरह से बॉल की, जिन लाइंस पर बॉल की, पूरी तरह मतलब वो हावी था बैट्समैन पे। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है वसीम जूनियर ने, जो बात है वो मानने वाली है। जी बिल्कुल, वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की, उनको मौका मिला, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। आप उनको मौका नहीं देते हैं। आपका सारा, हम शुरू दिन से कहते हैं हारिस रऊफ की टीम में जगह नहीं है, नहीं है, लेकिन प्लेयर पावर इतना ज्यादा है कि हारिस रऊफ खेलेंगे चाहे वो फिट हो अनफिट हो, चाहे जैसी बॉलिंग कर रहा हो। अगर आप शुरू से वसीम जूनियर को खिलाते, हो सकता है कहीं रिजल्ट में कुछ तब्दीली होती। और वसीम जूनियर ने कल थोड़ा सा माइंड अपना लगा के बॉलिंग की। उनको पता था कि क्लासन जो है वो हमेशा जो है स्क्वायर खेलने जाते हैं, ज्यादातर उनके स्क्वायर शॉट होते हैं, इसलिए उन्होंने वहां पे करीब
उनके शॉर्ट पिच गेंदे की, जिसका नतीजा निकला कि वो थर्ड मैन पे कैच आउट हो गए। देखिए बॉलर का काम ही यही होता है, कप्तान का और बॉलर का, वो बैट्समैन की गलतियां नोट करता है कि कहाँ पे वो गलत कर सकता है। लेकिन अगर आप गलतियां नोट करने के बजाय बस अपना दिमाग लगाएं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने किया, मेरे ख्याल से कल का मैच हरवाने में शाहीन शाह अफरीदी का 80 to 90% रोल है। आपने हाँ। कोई अच्छी बॉलिंग नहीं वैसे की, मैं आप नहीं विकेट तो ले यार, ली। नहीं हैदर भाई 45 रन 10 ओवर 3 विकेट, इस पर भी शाहीन आफरीदी आपको नहीं पसंद आया? अरसलान अरसलान विकेटें विकेटें तो लोगों को 6-6 विकेटें मिल जाती हैं जब बैट्समैन उठा उठा के बट मारना शुरू उसने करते स्कोर भी हैं। विकेटें रोका है लेना सर। बात नहीं होती। देखिए क्रूशियल मोमेंट में आपने कहाँ बॉलिंग करनी है। शाहीन शाह अफरीदी ने, आप पूरा रिवर्स कर लें कल का मैच, आखिरी ओवर शाहीन शाह अफरीदी की 11 गेंदें उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर कर दी, जिसपे बैट्समैन को कुछ नहीं करना था, सिर्फ उसको जो है असल में हैदर भाई उसको विकेट भी तो ऑफ स्टंप से बाहर मिली, उसने कल वेरिएशन का यूज किया। पहले तो बिल्कुल ही वो इनसाइड द विकेट बॉल कर रहा था, टांग पकड़ता था, लेकिन कल उसने ऑफ साइड स्टंप से भी बाहर बॉल की और पीछे कैच हुए दो, तो ये उसको कल फायदा हुआ है। देखिए इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को इमरान खान की पुरानी वीडियोस देखनी चाहिए। इमरान खान टैलेंटर्स को कहाँ गेन करते थे, उनको बहुत ज्यादा उसमें मदद मिलेगी। वो हमेशा टैलेंटर्स को विकेटों में गेन करते थे, और रिजल्ट ये होता था बहुत जल्दी, वो दिलीप दोषी जैसे बैटिंग करने आते थे, इमरान सबको हटा के खुद बॉलिंग करने आ जाते थे और मिनटों में सफाया कर देते थे। बात यही है कि बॉलर को हमेशा बैट्समैन की जो वीकनेस होती है उसको देखना होता है। आप देखें ना, आपको वहां पे शमसी को और महाराज को मौका मिल गया, एनगीडी को मौका मिल गया कि वो बॉलों को छोड़ते रहें। तो बॉलर का काम ये नहीं है कि विकेटें लेना, बॉलर का काम ये सही वक्त पे विकेटें लेना। सही वक्त पे अगर आप विकेट नहीं ले सकते तो आपकी अगर मैच में 10 विकेटें भी हैं तो बेकार है। मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा हैदर भाई की इस बात को कि देखें उन्होंने कल ये जज किया हुआ था और कैलकुलेट किया हुआ था उनके टेल एंडर्स ने कि हारिस, वसीम और शाहीन ये 3 ओवर हैं, 30 ओवर हैं आपके पास फास्ट के, और वो आखिरी जब 4 ओवर रह गए थे तो वो उनके ओवर वो निकाल रहे थे और आप ऑफ स्टंप के बाद खेलें, बैट्समैन लीव करता रहा, ओवर्स खत्म हो गए, देन यू गॉट नवाज एंड उसके बाद आपने उसको इफ्तिखार को बॉलिंग करानी थी। सो आपके पास इनको काम तो विकेट लेना था ना, तो आप ब्रायन लारा को तो बैटिंग नहीं करा रहे कि मैंने एज करानी है, उसको बीट करना है। आपको पता है यार मनिंदर सिंह, दिलीप दोषी टाइप बैट्समैन खड़े हुए हैं। वसीम अकरम की एग्जांपल है जो टेल एंडर्स को जिस तरह कराता था एज ए लेफ्ट आर्मर, कभी राउंड द विकेट आके कभी इधर से। वकार यूनुस टेल एंडर्स को कैसे आउट करता था, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी मिसिंग नजर आई। बट अदरवाइज पाकिस्तान प्लेड वेल, कोशिश की। मुझे रन फिर भी शॉर्ट लगे। ये विकेट देखिए, मैं सिर्फ इसमें ये ऐड कर दूं कि विकेट जो थी ना वो ठीक है, हमने तो अपना 270, हमने मैच से पहले कहा था कि हमारी औकात 270 की अगर पहले बैटिंग करें, बैटिंग विकेट, लेकिन विकेट वो 340 वाली थी ना, फट्टा थी। लेकिन ये बात है कि हमने बॉलिंग से उनको 270 पे, आपकी बात ठीक है कि वो चेज में, लेकिन ये हमारी बॉलिंग जो थी वो इस क्लिक में नहीं थी इतनी कि यार कोई चेज में भी हम उन्हें कुछ कल क्लिक हुई है। सर कल क्लिक इसलिए हुई है कि साउथ अफ्रीका हैज हैड अ बैड एक्सपीरियंस इन चेजिंग एज येट। देखें यही चेज आप न्यूजीलैंड को देंगे ना 280 का। सर मेरा कहने का पोली बॉलर से तो नहीं आउट हो सकता था ना, चेज में जितनी मर्जी उनकी बुरी हो, पर ये नहीं हो सकता। कल आपने बॉलिंग भी अच्छी की। सर आपके 3 फास्ट बॉलर्स थे, सबने 10-10 ओवर की, 180 बॉलों में आपको कम से कम कोई 8 से 9 यॉर्कर्स नजर आए। 156 तो हमने डॉट नहीं, उनका सवाल सुनो। नहीं पहले मैं ये 156 डॉट बॉल के लिए याद रखिएगा, इस पे बात करेंगे। कल से देखें तीनों बॉलर्स ने जो फास्ट बॉलर्स थे हमारे, उन्होंने कल 10 ओवर पूरे किए। 180 बॉल्स थी कि 180 बॉलों में कोई 8 से 9, चले 5 आपको यॉर्कर्स नजर आए, क्योंकि जब उनके 7 आउट हो गए थे, 8 आउट हो गए थे। देखें हम कहीं ना कहीं पे शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट ली, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, इवन पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग, अनलकी थोड़े से रहे हैं, मगर हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्ट करना शुरू कर जाते हैं। जिस तरह कमेंटेटर ने कहा था कि जी हम कंपैरिजन करना शुरू करते थे, बहुत जल्दी कंपैरिजन करते हैं, वो कहीं ना कहीं पे गलत है। इनको टाइम चाहिए। तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आप, उमर गुल हमारा कोच हुआ करता था फास्ट बॉलिंग का, उससे पहले वकार यूनुस कोच थे, तो देखिए कहीं ना कहीं पे लैंग्वेज बैरियर भी आपके प्लेयर्स का है अपने गोरे कोचों के साथ। तो आपको कुछ मैसेज, क्योंकि अगर आप 8 आउट हो गए थे आपके, तो आपको सिर्फ 1 या 2 यॉर्कर्स की जरूरत थी। आप एनडीडी को देख लें कि 10वें 11वें नंबर पे बैट्समैन आया था, या आप तबरे शमसी को देख लें, तो यॉर्कर्स कल हम लोगों से शाहीन शाह अफरीदी ने बेतहाशा एफर्ट की, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वसीम जूनियर ने की, हारिस रऊफ ने की। हाँ, टेक्निकल एरर एक हो गया बाबर आजम से कि शायद 1-2 ओवर वो बच सकते थे, अगर आप इफ्तिखार के ओवर पहले करवा देते, शायद शाहीन का ओवर बच जाता, या वसीम का बच जाता, या फिर हारिस रऊफ का बच जाता। मगर जिस तरीके की कैप्टनसी थी कल बॉलिंग में, देखें कैप्टनसी, हम बाबर आजम को पूरी मीडिया पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है, मगर कल जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की हमें तारीफ देनी पड़ेगी। फील्डिंग चेंजेस काफ़ी अच्छी थी कल, अटैकिंग अटैक पर गया है वो एग्जैक्टली। उन्होंने मिड ऑफ मिड ऑन को अंदर रखा हुआ था, खासकर जब उनके फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। देखें उनके पास रन्स काफ़ी कम थे, तो जिस तरीके से वो उन फास्ट बॉलर्स को लगाया हुआ था, एक एंड से 7 ओवर करवा दी शाहीन ने,
नो ओवर हारिस रऊफ के हो गए थे। तो जिस तरीके से अटैकिंग कप्तानी, क्योंकि उनको बाबर को पता था कि इन्हीं 3 और 3 6 और 2 8 ओवरों में हमने मैच पूरा करना है, क्योंकि वो 45 के बाद नहीं जाना चाहते थे। वही हुआ, मगर अनलकी रहा पाकिस्तान शुरू से, मैं कहूँगा टूर्नामेंट के शुरू से अनलकी रहा है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं, इमामुल हक के आपको 6-7 साल हो चुके हैं, फ़खर जमान को चलो वो तो नहीं खेले इस टूर्नामेंट में, आप बाबर आजम की मिसाल ले लें, क्योंकि गेम अवेयरनेस जो है वो प्लेयर्स को कौन बताएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये प्लेयर्स नए नहीं है, कोई जमान खान नहीं था जिसने एक मैच खेला हो, या मोहम्मद हारिस नहीं खेल रहा था, या इब्रार नहीं खेल रहा था। आप जितने भी प्लेयर्स को देख लें, 11 में से कम आपके 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पिछले 5-6 साल से खेल रहे हैं। अगर आपको ये गेम अवेयरनेस नहीं है कि हमारे 8 आउट हो चुके हैं, हमारे पास अभी 5-6 ओवर्स पड़े हैं, आप कुछ ना कर सिर्फ पूरा ओवर मेडल भी खेलेंगे तो आपको 4-5 वाइड्स आ रही थी, एज लगे आपका बाउंड्री पे चला जाता, आपका 315-20 रन आराम से बन सकते थे। जब सिर्फ मैं ऐड कर दूं, जो 30 रन चाहिए थे ना साउथ अफ्रीका को, तो उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। हमने वाइडे, हमने नो, हमने लेग बाय, हर ओवर में 3-4 बन रहे थे और उनको रन रेट चाहिए ही नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है साबिर। हैदर भाई क्या कहते हैं जी, जब उन्हें स्कोर करना था और आखिर में 2 विकेट्स रह गई थी, मेरा ख्याल है जेनसन भी आउट हो चुका था, उसके बाद उन्होंने कोई जल्दी नहीं की, वो आराम से आके खड़े हो गए। ये काम अगर हमारे कोचेस का था कि जब वसीम जूनियर गया, उसने शॉट उसका कनेक्ट हुआ, बड़ा प्यारा मारा उसने शमसी को छक्का, तो रिजवान भाई की वो भी बात पूरी हो गई कि हमने कभी ऑलराउंडर के नाम पे उसे नहीं देखा, तो चले उसे छक्का मार के छक्का मार दिया, जीत गया। अच्छा, तो हैदर भाई उस वक्त कोचिंग का काम था यार, नवाज खड़ा था और वसीम जूनियर खड़ा, ठीक थे दोनों, वो कर सकते थे। अगर उनसे कहते भाई तुम जाने दो, वाइड छोड़ दो, लेफ्ट करो बॉल को, आ जाएगी खुद ही बैट पे, नहीं आएगी तो वाइड हो जाएगी कुछ, तो हम वहां पे मिनिमम 15 to 20 रन और ले सकते थे उस 4-4.5 ओवर में जो हमने नहीं खेले। बिल्कुल सही बात। देखिए, नवाज सीनियर पार्टनर थे, 8-9 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ से 6-7 साल से खेल रहे हैं, उनको वहां पे रुकना चाहिए था। आप देखें, जब मार्करम आउट होके गए और महाराज अंदर आ रहा था, उसने बाउंड्री लाइन पे मेरे ख्याल से कोई 1 मिनट बात की उससे, उसने कुछ उसको गाइड किया है तुम्हें क्या करना है, और महाराज ने अकॉर्डिंग टू उसकी जो इंस्ट्रक्शन दी बिल्कुल वही काम किया। हमारे जो उस आखिरी टैलेंटर्स थे, देखिए हमारे टैलेंटर्स की कहानी आप पिछले 4-5 साल में देख लें, वो कभी भी विकेट पे रुक नहीं सके, बड़ा स्कोर नहीं कर सके टैलेंटर्स। दूसरे टैलेंटर्स को देखें, मार्क वुड को देखें, इंग्लैंड के, वो टेस्ट जितवाया उसने इंग्लैंड में, मार्क वुड ने। और दूसरे टैलेंटर्स इंडिया के या ऑस्ट्रेलिया के या फिर इसके कल जो है साउथ अफ्रीका के, इन्होंने अपने टैलेंटर्स जो हैं उन्होंने अपना काम पूरा किया जैसे उनकी इंस्ट्रक्शन मिली। हमारा, हम पहले से कहते आ रहे हैं, कोचिंग मैनेजमेंट जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ला ताल्लुक बैठे रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, मैच हार रहे हैं कोई बात नहीं, मैच फंसा हुआ है कोई मशवरा नहीं, कुछ नहीं। तो मैनेजमेंट कर क्या रही है? मैनेजमेंट मेरे ख्याल से सिर्फ वो जो है वो फोटो सेशन कराती है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे टैलेंटर्स को बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है कि आपको कैलकुलेट करना चाहिए। देखें, क्रिकेट अब कैलकुलेटेड क्रिकेट हो गई है, क्रिकेट वो रूटीन क्रिकेट नहीं रही है कि आपने जो है बस जाके मारना है और खत्म कर देना है, नहीं। अब क्रिकेट जो है वो साइंटिफिक तरीके से खेली जाती है, पूरा एक एक गेंद का बॉलिंग हिसाब रखा जाता है, बैट्समैन को आखिर में क्या करना है, ये सब चीजें रखी जाती हैं। हमारा कल जैसे अभी साबिर ने कहा कि आपने सबसे बड़ी गलती की, आपने सऊद से पहले इफ्तिखार को भेज दिया। अगर आप सऊद को पहले भेजते, मुझे पता है कल सऊद कम से कम 80 प्लस स्कोर कर जाता आराम से, लेकिन बाद में उस पर प्रेशर आ गया। बाद में प्रेशर ये आया कि उसने कहा जल्दी तेज खेलो, रन रेट गिर रहा है। यार पता क्या हो रहा है हैदर भाई, अभी कोई 2-3 दिन पहले की बात हो रही है, 2 दिन पहले, चले इस मैच से 1-2 दिन पहले, तमाम मीडिया पर जो जितने हमारे क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम लोग भी उसमें सारे जिम्मेदार हैं, हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं काफ़ी चीज़ों के, और जितने क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं वो सारे ये कह रहे हैं यार इफ्तिखार की तो 52 की डोमेस्टिक एवरेज है 4 नंबर पे, आप उसको भेज रहे हैं 6 नंबर पे, तो आपने उसकी क्या यूटिलाइजेशन की? कल उन्होंने कहा लो भाई 4 पे भेज दिया। अच्छा चले रिजवान भाई कुछ कहते फिर मैं आता हूँ आपके। देखिए यार, इस सारी चीज़ के ऊपर ना आपको, हम उस वक्त से बात कर रहे हैं क्रिकेटर्स के ऊपर, कप्तान के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर, मॉर्कन, ब्रैडबर्न, एनालिस्ट पर भी करें ना। नहीं, एनालिस्ट को छोड़ें आप आए टीम मैनेजमेंट के ऊपर। टीम मैनेजमेंट मींस द सिलेक्शन कमेटी, द बोर्ड, और ये जो रोल है कोचिंग स्टाफ। मैं सिर्फ कोचिंग स्टाफ नहीं, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आ जाए। सर आपका कोच सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होता है ना। सुन लेना, आपका रोल है क्या? ऑस्ट्रेलिया की मैं एग्जांपल आज देना चाहूंगा। ट्रेविस हेड उनके 15 मैन के स्क्वाड में था, ठीक, वो अनफिट था, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जी ये पहले 5 मैच नहीं खेलेगा। उनकी मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर था कि यार उस्मान ख्वाजा को ले लो, फलाने को ले लो। उन्होंने कहा नहीं यार, हमने इसी को रखना है, वी कैन वेट 5 मैचेस बट ही विल प्ले।
बिकॉज हमें उसके टैलेंट का पता है, हमें एतबार है। He came उधर and भी conquered. सोशल मीडिया उधर ही आज कर दिया पहला ही मैच मैं व्यूज भी लगा हुआ था सोशल मीडिया पे कि ख्वाजे नु ले जाओ, ये कर लो, मतलब अपनी इंग्लिश में करता, बिल्कुल, पंजाबी में तो नहीं सही। बोल रहा होगा। लेकिन हम इसमें किधर लैग करते हैं? हम एक नसीम शाह इंजर्ड होता है तो आपके पास पता ही नहीं है कि कौन है। हाँ, अच्छा अब मैं चाहूंगा ये आपने जो बात की ना इसको ट्रेविस हेड और इसको जरा कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आपकी यही बात से मैं आके कंटिन्यू करूंगा। साबिर भी हमारे साथ मौजूद है और हैदर भाई भी हमारे साथ मौजूद है। वापस आते हैं जी ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बड़ा शानदार खेल रही है, 295 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो लगता यूँ है कि 300-350 से तो बहुत ही ऊपर जाएंगे। वेलकम बैक जी। और एक चीज़ जिसका हम बार बार बात कर रहे थे, इन लोगों ने वही नोट पर एंड की बात, हम थोड़ा बैटिंग की तरफ जाते हैं। 20-30 रन शॉट की बात हो रही थी, पहले उस पर जाते हैं। इमाम उल हक, मैं रिजवान भाई आपसे, फिर हैदर भाई से और फिर साबिर साहब से। पहले इमाम उल हक, कल देखें बॉल कनेक्ट हो रही है, आपका बैट इतना सही आ रहा है, बॉल पे पाँव निकल रहा है तो बॉल आपके बैट पे आ रही है। ये नहीं हो रहा था कि बैट पे बॉल लग रही है पाँव नहीं निकल रहा है, जो होता है कुछ नहीं था। जबरदस्ती का भाई आउट हुआ, जबरदस्ती का। आप जैसी मर्जी पिचें दे दें इनको, ये कभी इंडिया वाले मैच में इमाम ने 3 चौके मारे फर्स्ट ओवर में, लग गए या मार दिए। उसके बाद ही वेंट इनटू हिज शेल और 2 ओवर उसने टुक टुक करके 18 बॉलों पे 19 रन पे आ गया, बल्कि 18 रन 19 बॉल। वो इनकी मेंटालिटी ही नहीं है यार। किस बात के कोचेस 4 साल से 5 साल से 8 साल से, इमाम को 4-5 साल हो गए टीम में, पिछले वर्ल्ड कप में भी इमाम था टीम में, फ़खर भी था। अब आप ये नहीं कह सकते जो साबिर कहते हैं ना कि जूनियर प्लेयर है, यार ये सीनियर प्लेयर है, इन्होंने ही सीनियर होना है। हम यू कांट गेट जावेद मियादाद इनटू द टीम नाउ, ही 60 प्लस वो 60 साल का हो गया है। सही। तो अब ये 32, 30, 28 ये सीनियर प्लेयर्स होते हैं। आज ट्रेविस हेड का पहला वनडे इंटरनेशनल है वर्ल्ड कप सर में। आया है, उसने टिका कोई के देखा सेंचुरी मारी है, कहीं लिहाज किया है उसने? इसको छोड़े सर, डेविड वार्नर को आप लाए ना जिस दिन फॉर्म में, उसकी सेंचुरियां नहीं रुक रही। 81 उस मैच से पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जी डेविड वार्नर को हमने फॉर्म में लेके आना है। पहले कह दिया था। देखें, और पाकिस्तानी टीम वैसे भी हम लोग मशहूर हैं, खास करके बॉलर्स जो हमारे हैं वो प्लेयर्स को फॉर्म में लेके आते हैं। इसी डेविड वार्नर को हम लोग 2019-20 के जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था हमारा, जिसमें आपने नसीम शाह को डेब्यू कराया, मोहम्मद मूसा बेचारे यंग लड़कों को डेब्यू कराया, वक़ार यूनुस की कोचिंग में, मिसबाह की कोचिंग में। मिसबाह तो कोच भी थे और सिलेक्टर भी थे और पता नहीं 2-3 जॉब्स उन्होंने ली हुई थी। डेविड वार्नर की फॉर्म बिल्कुल ही ख़राब थी। उससे पहले एशेज खेल के गया था और स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनका जीना हराम कर दिया था। मगर पाकिस्तानी बॉलिंग के खिलाफ वो जो जनाब ट्रिपल सेंचुरी बनाते हैं, तो हम तो वैसे भी जो ना वो बड़े रहम खाने वाले अभी भी पाकिस्तानी 1.5 साल से फॉर्म में नहीं था वो। 1.5 साल से उसकी 100 नहीं, हमने 2 करा दी। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ 2 साल से फॉर्म में नहीं था, क्योंकि हमने 1.5 साल में 150 करा दिया है। सर शायद डेविड वार्नर की दुआएं हैं, वही हमें शायद सेमी पहुंचा दें। लेकिन कल की बॉलिंग को हम अभी करेंगे, लेकिन बैटिंग सर मैं जरा हैदर भाई को भी इनका, हैदर भाई, इमाम उल हक सर, मैं समझता हूँ कि हम अपनी बॉलिंग को कल मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, चाहे शाहीन हो कोई भी हो। एक तो स्कोर हमारा 25 रन भी मैं कहूँ, अगर फर्ज करें हैदर भाई 288 भी होते ना आपके, आप ये मैच नहीं जाने देते। मतलब 290 प्लस ना भी होता, 288 पर भी 18 रन एक्स्ट्रा भी बहुत थे। हमने वो मिस किया क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर से, कल बाबर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कल कहा यार बाबर मिसबाह की सिचुएशन में आ गया है जब हम देख रहे थे, क्योंकि बाबर के साथ हुए 4 खिलाड़ी आउट हो गए। अब आप कहें कि जी बाबर निकल के मारे, तो यार ये कोई भी, ये तो इंडिया में कोहली भी नहीं कर सकता भाई। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो भी खड़ा हो जाता है। तो आपको देखना होता है कि यार आपकी विकेट ऐसे फॉल हो रही थी और बैटिंग पिच पे अब्दुल्ला शफीक भी बहुत गलत शॉट खेली, बिल्कुल नहीं किया। और इमाम उल हक का तो आप काम देखें ना यार, मतलब आपको मौका मिल रहा है फिर आप आउट हो रहे हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका ने अपना होमवर्क बड़ा अच्छा किया था कल। उनको पता था इमाम उल हक जो है उसके ज्यादातर शॉट्स जो हैं गली और थर्ड स्लिप के रीजन में जाते हैं। जॉनसन ने वहीं पे बॉल की, उसको उसने फ्लैश किया और वही डीप थर्ड स्लिप थी, वो थर्ड स्लिप भी नहीं थी, गली और थर्ड स्लिप के बीच में फील्डर था और उसने वहीं पे कैच ले लिया। देखिए, आप जब होमवर्क करके आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे जो बैट्समैन हैं उनको एक बात सिखा दी गई या वो उन्होंने अपने दिमाग में बिठा ली है कि 30, 40, 50 रन कर लो, अगले मैच में आप फिट हो जाएंगे। आज देखें पाकिस्तान की इस हार के बाद हर्षद भोगले जो कमेंटेटर है उसने जो है एक बड़ी अजीब बात कही है, या उसके लिहाज से अजीब होगी लेकिन हमारे लिहाज से हमारे लिए एक सिग्नल है कि उसने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने पिछले 8-9 महीनों में कमजोर टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ खेल कर स्कोर करके अपने आप को बड़ा बैट्समैन समझना शुरू कर दिया था। अब जब पहली दफा आप कंपटीशन में आए, बड़े मुकाबले में आए, तो आप एक्सपोज हो गए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने छोटी टीमों के खिलाफ इनको खिला के इनको नंबर 1 बनवा दिया,
आईसीसी की रैंकिंग में। अब जब आप बड़े बॉलर्स के सामने आए, बात ये होती है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर बड़ा बॉलर है, हारिस रऊफ बड़ा बॉलर है, नसीम शाह बड़ा बॉलर है, उनके खिलाफ इनसे कहा जाता है बाबर आजम, इमाम शाह, यहाँ करें जी आप बैटिंग, आप इनके खिलाफ स्कोर करके दिखाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ ये है कि नेपाल के खिलाफ सेंचुरी हो गई, किंग हो गया। हमारे यहाँ ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ, न्यूजीलैंड की आधी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम के खिलाफ, ये सारी चीजें जो हैं ये हैबिचुअल हो गए। ये लोग, इन्होंने ये समझ लिया 30-35 रन को, ये वही हैबिचुअलिटी है जो मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक की थी। मोहम्मद हफीज ने अपना सारा कैरियर ऐसे ही खेला है, 30-40 रन करो, आगे 2 मैच पक्के करो। ऐसे ही इन लोगों ने भी समझ लिया यही करना है। देखें, आप जब तक बड़े स्कोर की तरफ नहीं जाते हैं, एंड नहीं बनाते हैं, आप ना टीम के लिए कुछ करते हैं ना अपने लिए कुछ करते हैं। इमामुल हक, हैदर भाई दोबारा इमामुल हक, सिर्फ इमामुल हक, पहले उस पर बात, क्योंकि देखें इमामुल हक का ही मामला है कि इमामुल हक ड्रॉप हुआ, फिर वापस आया, आके उसने बड़ी लंबा अरसा स्कोर किया, सारा कुछ ठीक। यार ये फ़र्क नहीं होता हैदर भाई कि पाकिस्तान खेल रहे हैं, इंडिया एक ही जैसा माहौल है, पिचेज एक जैसी, एटमॉस्फेयर एक जैसा, सर्दी गर्मी एक जैसी। अब ये तो बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते ना कि यार वहाँ तो पिच सब ये वही पिच थी। एक्सक्यूज तो ऑस्ट्रेलिया वाले बनाए ना, इंग्लैंड वाले बनाए, हमने बनानी है। साउथ अफ्रीका बनाए, वो तो बनाए नहीं, बल्कि वो तो आज तो ऑस्ट्रेलिया भी 400 पे जा रही है हैदर भाई। जी जी बिल्कुल। देखें ऐसे ही होता है ना। देखें, बड़ा जो बैट्समैन होता है, बल्लेबाज होता है, वो हर किस्म के एनवायरनमेंट में खेल सकता है। उसको पता होता है कि मुझे कहाँ पे आगे बढ़ के खेलना है, कहाँ पे। आप देखें इमामुल हक वगैरह जो हैं, वो कभी भी ऐसा कोई अपना गेम प्लान नहीं बनाते हैं जिससे पावर प्ले का यूज किया जा सके। फखर जमान था, लेकिन फखर जमान फॉर्म में नहीं है, उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नहीं गया। बाकी जो आपके ओपनर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक सेटल्ड ओपनर है, लेकिन टेस्ट का है, वनडे का नहीं है। वनडे में वो 30 गेंदों 40 गेंदे खेल के 50 रन कर लेता है, हम कहते हैं बड़ा बैट्समैन है। बात ये होती है आप 50 रन करें 30 बॉलों में, तब बात होती है। हमारे यहाँ जो है माइंड सेट जो है ना वो अजीब हो गया है। हमारे यहाँ स्टेट्स देखते हैं, आप देखें इंजमाम उल हक, उससे पहले मोहम्मद वसीम से पहले मिसबाउल हक, तीनों लोग एक ही बात करते थे, जी ये लोग रन्स कर रहे हैं, हमें इन्हें कैसे ड्रॉप करते हैं, ये रन्स कर रहे हैं। भाई रन्स कर रहे हैं तो कितने एवरेज से कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट क्या है, बॉलर्स कौन से हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, इनकी हर इनिंग एनालाइज होनी चाहिए, तब आपको पता चले कि ये किस लेवल के बैट्समैन है। इमाम उल हक जो है वो टेक्निकली कहीं पे थोड़े से कमजोर हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा बैकफुट पे जाके खेलते हैं और उसकी वजह से वो रन नहीं कर पाते हैं। ये चीजें जो है ना उनके माइंड सेट में आ गई हैं। ये चीजें आपको सही करानी पड़ेंगी, वरना आप दूसरे ओपनर्स लेकर आए। देखिए हमने एक बैट्समैन, हैदर भाई रिजवान बोल रहा हूँ मैं। देखें इसमें आपकी चीज कोई सेकंड करते ऐसे कह रहे हैं ना, तो फोन पे बात होती है। हाँ अस्सलाम नहीं तो वालेकुम, भाई है ना रिजवान यार, बोल रहा हूँ। उनको पूछ सकते जी, हो, रिजवान उन्हीं की बोल चीज रहा में हूँ। ऐड कर रहा हूँ। रिजवान बोल रहा हूँ। रिजवान अर्ज कर रहा हूँ बीच में गोया कि ये वाली जो बात है ना कि 30-40 देखिए, अगर उस्मान ख्वाजा आ जाता ना इसकी ट्रेविस हेड की जगह टीम में, एग्जांपल के तौर पे सिर्फ कोट करना चाह रहा था, तो सारे कहते जी बड़ा जबरदस्त डिसीजन है, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा पीछे पड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स के कि यार गेट उस्मान ख्वाजा है। उन्होंने बड़ा प्रेशर लिया है। उस्मान ख्वाजा का आप करियर एवरेज भी देखें तो वो 40-50 की है, 40 बहुत की अच्छा में player है, बड़ा स्ट्राइक रेट भी ठीक है, लेकिन जो आज इनिंग इसने खेल दी है इस तरह उसने की ना- जस्टिफाई कर दिया उनके सिलेक्टर्स को कि यार हमने ठीक फैसला किया। सर ये मैं इमाम पे stand किया। जी इमाम पे सर आप जिस तरह बात कर रहे थे कि इमाम को देखें 72 उन्होंने ओडीआईज खेले हैं, 4 साढ़े 4 5 साल उनको हो चुके हैं ओडीआई में, उनकी 9 सेंचुरियां और 20 निस्फ सेंचुरियां हैं। तो यकीन करें कि इन्होंने काफी ऐसे क्रंच मूवमेंट से कि वो 50-60 के बाद आउट हो जाते हैं, वो जो उनकी 20 जो 50 हैं ना फिनिश नहीं करता मैं। वो फिनिश नहीं करता। अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुआ है, अभी रिसेंट हुआ है, इंडिया के अगेंस्ट 3 चौके मार चुका था एक ही ओवर में, वो फिर आउट हो गया। तो नहीं, देखिए उसके इस बाद वो तरीके की डिफेंसिव जो मोड में चले, टेंटेटिव हो गए। सर टेक्निक जो है ना, टेक्निक आपकी कोचेस देखिए इस उम्र में आके 28-29 साल की उम्र, फखर की बात लोग अभी जाके अगर बात करते हैं टेक्निक की, तो मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं, क्योंकि देखिए टेक्निक की जो अगर बात करें तो यंगस्टर्स पे जाके बात और करें। सर वो डोमेस्टिक से ठीक करके लाए ना, टेक्निक यहाँ आके थोड़ी ठीक करनी है आपने, वो हमारे domestic- अपने जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो चाहते हैं कि हम एनसीए में काम ना करें, हम अंडर 90 की कोचिंग ना करें, हमें बनाना है कोच तो बड़ी वो टीमों खुद के बोल साथ के जा बनाएं। रहे हैं। इसी क्योंकि शो में देखें सारे आगे बोल के अच्छा एक दूसरे को कह रहे हैं कि खुद यार- कोई नहीं तैयार। हाँ, वो देखिए ना, हम कोई भी नहीं करता अंडर 19 की, जिससे मैंने कहा हैदर भाई, मैंने पूछा आप अरसलान करेंगे यार, देखिए अरसलान लेकिन आप- हमारा सर राहुल द्रविड़ की एक बेहतरीन मिसाल है, उतना बड़ा नाम, इतना बड़ा खिलाड़ी। हैदर भाई कुछ कह रहे हैं। जी हैदर भाई सॉरी दोबारा मैं कहिए। राहुल द्रविड़ की बात कर रहा हूँ, साबिर भी बात कर रहे थे कि राहुल द्रविड़ इतना बड़ा कोच है इस वक्त इंडियन टीम का। उसने 4-5 साल जूनियर टीम अंडर 19 के साथ काम किया उसने। एक और एक खामोशी इसमें से- ऐड अप करूं हैदर भाई, उसको क्या फायदा हो रहा है, शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, बुमराह भी,
और आपका सूर्य कुमार सिराज यादव? भी सिराज। सूर्य कुमार यादव नहीं था, सूर्य कुमार यादव उस तरफ से नहीं आया, वो आया रांची से। तो और फिर आईपीएल खेला, उसके बीच में गैप आ गया। अच्छा, सिराज भी 6 लड़के हैदर भाई वो वहां से तैयार करके यहाँ आ गया। अच्छा, और इसमें एक और चीज ऐड करूं इधर ले आया है कि ये सारे अंडर 19 से फर्स्ट डोमेस्टिक खेल के आए। सिर्फ सूर्य कुमार यादव है जो पीएसएल या आईपीएल से आया, तो वो वनडे में नहीं चल रहा। रांची में उसने वो स्कोर किया। T20 का प्लेयर है, वनडे के नहीं उसका। रांची में उसने 4 डे में स्कोर किया था, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सूटेबल ही नहीं है 4 दिन के लिए, तो इसको क्यों ना T20। उसने फिर वहां डोमेस्टिक T20 खेले, आईपीएल में आया और वहां से वो खेले। लेकिन ये जो 5-6 लड़के, राहुल द्रविड़, आपने बहुत अच्छी बात की, अंडर 19 में तैयार करके आया, अब वो सीनियर के साथ आया तो वही लड़के साथ कैरी कर सकते हैं। उसको पता है कि कौन लड़के क्या हमारा मैं एक ब्रेक के बाद साबिर भाई आपकी पूरी बात होगी। बड़ी अच्छी ये डिस्कशन है। वापस आते हैं जी ब्रेक से, जब तक पता नहीं ऑस्ट्रेलिया 450 ना कर ले। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और अभी बड़ी ही मज़ेदार बात हो रही थी जिसके अंदर हम एक तो स्ट्रेटजीज रिजवान भाई, दूसरा आपकी एवरेजेस, तीसरा आपकी गेम अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप डोमेस्टिक भी खेलते हैं और वहाँ से कुंदन बन के आते हैं। सूर्य कुमार यादव, राहुल द्रविड़, इनकी आप बात कर रहे थे ना, तो जिन 5-6 लड़कों का जिक्र किया, शुभमन गिल समेत, इनको लेकर वो अब जब वो प्रमोट हुए, दे ग्रेजुएटेड इनटू द सीनियर टीम, तो राहुल द्रविड़ भी वहाँ आ गया और उसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन लड़कों को कहाँ कहाँ खिलाना है। हमारे यहाँ सर बड़ी बात होती है, हैदर भाई एक बड़े बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, उनसे कहा जी कि ये कर लें, उन्होंने कहा जी मैं तो जूनियर टीम के, उन्होंने टेलीविजन पे कहा हैदर भाई कि मैं जूनियर टीम के साथ काम करूं, मुझे नहीं शौक मैं सीनियर के साथ करूं। ऑफर की तो उन्होंने कहा नहीं भाई सीनियर के साथ करूंगा, मैं क्या करूंगा जूनियर के साथ। टेलीविजन पे यासिर अरफात आया पाकिस्तान, यासिर अरफात से पूछा गया कि भाई आपने सीनियर, उसने कहा भाई मैं जूनियर के साथ काम करूंगा। अच्छा, वो कहता रहा कि नहीं भाई मैं ग्रास रूट लेवल, उसने कहा नहीं नहीं आप तो सीनियर, उसने कहा भाई मैं आपके दोनों के साथ कर लूंगा, पर मुझे जूनियर के साथ एक नर्सरी तैयार कर दो, कल को मेरा ये तो हो कि मेरे दिल में तो ये ख्वाहिश ना रहे कि मैंने कुछ दिया नहीं पाया, उसको हमने काम नहीं करने। और यहाँ कैटेगोरिकली मेरे शो में बता के गया, रिजवान भाई मौजूद थे उस शो में। हैदर भाई जी जी बिल्कुल, देखिए ये हमारा जो है सिस्टम जो है ये बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे हम जो है वो जो हमारे एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो समझते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, हम अब सिर्फ सीनियर टीम की कोचिंग करेंगे। देखिए हमारे यहाँ हमारे ऐसे कोचेस हैं जो जब कोचिंग मिलती है तो कोच बन जाते हैं, कोचिंग ख़त्म नहीं मिलती है तो वो कमेंटेटर बन जाते हैं या टीवी पे बैठ के जो तबसरे करने लगते हैं। मुझे ये बताएं, जब वो कोचिंग, जब उनको जो है नेशनल टीम की कोचिंग नहीं मिलती तो वो कौन सी टीम की कोचिंग कर रहे होते हैं, कहाँ पे कुछ कर रहे होते हैं? एकेडमी नाम से बनी। हैदर भाई इसमें ऐड अप करें एक चीज और, हैदर भाई एक चीज और, हम राहुल द्रविड़ की मिसाल देते हैं। हमारे यहाँ 5 से 6 ऐसे लड़के हैं जिन्हें आप भी जानते हैं, मैं भी, साबिर भी और रिजवान भाई, नाम लूंगा आप सारे कहना चाहिए। वो लड़के तैयार करने में टाइम ज्यादा नहीं था अंडर 19 के। कासिम अकरम, मैं अभी एग्जांपल देने ही लगा था जी, रोहेल नजीर, मैं बता, उन्हें हमें पॉलिश करने की जरूरत थी। कासिम अकरम, रोहेल नजीर, हमारे ये मेहरान मुमताज, मुबस्सिर, सुफियान मुकीम जी, और हुरैरा, ठीक है, सुफियान मुकीम बहुत अच्छा, हुरैरा बैट्समैन कमाल का बैटर है हुरैरा, साइम अयूब आपने खिला भी लिया, इवन हारिस भी, उबैद वेरी गुड प्लेयर, हारिस भी। अच्छा, एक लड़का हमने पाकिस्तान जूनियर लीग से देखा, बासित, ठीक है, हसीबुल्ला भी है सर, हसीबुल्ला तो बहुत अच्छा प्लेयर है ना। हसीबुल्ला को तो अंडर 19 से निकाल के ये में डाला है ना लिस्ट है, लेकिन अंडर 19 की, जब अंडर 19, चले मैं हसीब को इंक्लूड कर, हसीबुल्ला 5-6 हो गए। फिर मैं बासित की बात कर रहा हूँ, आपने जूनियर लीग कराई, जाया कर दी नवीज राजा साहब ने, बिल्कुल बेड़ा गर्क किया करा के, कोई फायदा नहीं ना, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा, वो एक ताहिर तैयब, क्या नाम था उसका, फाइनेंशियल तौर पे आपने टूर्नामेंट करा दिया, हाँ, खत्म हो गई बात, कुछ भी नहीं हो। सर ये 6 लड़के तैयार थे, इनको पॉलिश करते ना, तो अभी आप कहते हैं यार बेंच स्ट्रेंथ देखो हमारी, किसको खिलाएं किसको बिठाएं, और ये बाबर को बहुत बड़ा फायदा देता। अब ये अकेले बाबर का कसूर नहीं है हैदर भाई, बोर्ड अगर बैकफुट पे है तो भाई बोर्ड का कसूर है ना, बोर्ड क्यों बैकफुट पे है भाई? बाबर ने को उनके सर पे पिस्तौल तो नहीं रखी हुई, सब कुछ बाबर पे डाल देना बहुत आसान है, जैसे उनके मीडिया ने डाल दिया पीसीबी के। पीसीबी बरी जमा नहीं हो सकता हैदर भाई। ये इसको तो ये जो पीसीबी ने स्टेटमेंट दिया है इसको तो फुली कंडेम करना चाहिए जी। किसी भी बोर्ड को ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहिए दुनिया को कि टीम आपने सेलेक्ट की है, आपको फ्री हैंड दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय इट? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आप अलग हैं वो अलग है? ऐसा नहीं, ये
ये पीसीबी मैनेजमेंट जो है हमारी, ये बहुत ही बुरी है। और इसका मजाक हर्षद बोगले ने इतना उड़ाया है, उसने बोला पीर मंगल बुध नजम सेठी होते हैं पीसीबी के चेयरमैन, और जुमेरात जुमा हफ्ता जो है वो ज़का अशरफ होते हैं। यार इससे ज्यादा और क्या मजाक उड़ेगा, आप मुझे बताएं। आप सही कह रहे हैं रिजवान भाई। मैं जरा आपसे देखिए, इन्हीं चीजों पे नहीं, हम डोमेस्टिक वाले जो स्ट्रक्चर मैं डोमेस्टिक की बात कर पहले रहा हूं। अंडर 19 अंडर कहाँ 19 जाती हैं लड़के? आपके लड़के इस वक्त जो टीम है ना, ये पिछले 3 साल में एक अंडर 19 का प्लेयर आया आपकी टीम में? नहीं आया। आपके पास जो सबसे ज्यादा बड़ा प्लेयर कौन था इनमें अंडर 19 का? आप जितना मर्जी इमरान मुमताज कर लें या हसीबुल्ला कर लें, लेकिन वो था कैप्टन आपका कासिम अकरम, बिल्कुल, जिसने अंडर 19 के टूर्नामेंट में भी 100 की। अच्छा, उसको जब फ्रेंचाइज में लेके आए तो लग रहा था कि हर टीम एक एक फ्रेंचाइज में प्लेयर को खिलाती है, ये 2 भी खिला सकती है। इमर्जिंग इमर्जिंग कैटेगरी वाला ये उन्होंने जमान को खिलाया, लाहौर ने, मुल्तान ने उसको खिलाया, सानुल्लाह को, और उसको अफरीदी को खिलाया, पेशावर ने हारिस को, कराची वाले ने इसको खिलाया और उसको नंबर 7 पे खिलाया, बॉलिंग नहीं दी। और सर एक बार खिलाया फिर बाहर कर नहीं, 3 मैच में आपने उसको छुपाते रहे कि यार इसको बैटिंग बचा लो। नंबर 8 को भेज दिया, इसको नहीं भेजा, 9 को भेज दिया। फिर एक मैच में कोलैप्स हुआ कराची का, 3-4 मैच हारने का। उसके बाद इसको मौका मिल गया नंबर 6 पे, इसने कुछ 40-45 रन बना दिए इतनी अच्छी स्पीड पे। सर उसके बाद जो कैचेस लिए हाँ। उस लड़के ने, अच्छा, मुझे उसकी उसके फील्डिंग एक और मैच में अगले में स्कोर किया और फिर इन्होंने उसको ड्रॉप करके एक और इमर्जिंग खिला लिया। यार ये तो सर खुदा मैं की कसम प्रायोरिटी की जुल्म बात है। करूंगा, इंटेंशंस की बात करूंगा, वेरी वेल सेड। पीसीबी की बात करूंगा। देखिए पीसीबी का जो मेन फोकस है वो देखिए फाइनेंशियल, जिस तरह बात की आपने। और था सोच क्या थी कि कहीं ये बच्चा टीम में आ ही ना जाए। हाँ, स्कोर कितनी नेगेटिव सोच है। और सर रिजर्व भी ऐसे रखिए ना कि उसको निकलना होगा वैसे कराची किंग्स से, मैं भी ये समझ। तो सर देखें पीसीबी जो हमारी जो एफटीपी बनते हैं, मैंने कल भी जैसा ट्वीट किया था कि देखें अब ओडीआईस के ऊपर आपका एक किस्म का फोकस ही नहीं है। हमारा जितना भी फोकस सर आगे 13 महीने तो आपके पास ओडीआई कोई नहीं है सर, वो तो अभी नहीं है ना, जब जो पहले नहीं, जो इसके बाद भी नहीं है। आप क्या टेस्ट करेंगे भाई नई टीम को? सर हमने वेस्ट नहीं इंडीज तो आपने नहीं करनी, आपने वही बाबर रिजवान वही सर नहीं हो रही। सर हम टेस्ट मैचेस सर, दे रहा करवा हूं, खबर के दे रहा हूं। हम टेस्ट मैचेस अपना डिडक्ट करते हैं, कम करवा के हम टी20 ऐड करवाते हैं। हम जब वेस्ट इंडीज गए थे हमने तभी यही किया 2021-22 में। तो हम हमारे देखिए फोकस इसी तरह से ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट पीसीबी की प्लेयर्स के ऊपर। उनको पता है हमने सारा जो फाइनेंशियल अपनी स्ट्रेंथ होनी है, उनको पता है हमने सिर्फ अच्छा, लीग्स मुझे के नहीं लिए पता क्या नहीं साहब, रब्बे को गलत कह रहे हैं। नहीं, देखिए नहीं। 5 दिन टेस्ट मैच कौन खेले यार? 2 T20 मैच डालो, 40 ओवर, 3 दिन बचे, एक ऐसे चीज करें। जरा मैं ठीक नहीं है हैदर भाई, अप्रोच। आपके भी गोश गुजार करनी है, नाजरीन के लिए भी है और आप हजरात। जब मुलाकात हुई थी ना ज़का अशरफ साहब से, तो बड़े लोगों ने हमें कहा यार आप ज़का अशरफ, मैंने कहा भाई वो बहुत ज़रूरी था, हम पूछे, हमने सवालात थे हमारे कि भाई आप आ गए हैं, क्या करना है आपने प्लान किया आकर आपका, बताएं क्या करेंगे, और अगर आप कुछ करेंगे तो हमें पता, नहीं करेंगे तो भाई हम यहाँ बैठे हैं, फिर खैर नहीं किसी की। हमने अपनी टीम को बैक करना है और टीम को बैक हमने टेक्निकल बुनियादों पर करना है। कोई पसंद ना पसंद पे तो हम नहीं कर सकते। मैं बाबर का, आप सारे जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरे पाकिस्तान में बाबर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बतौर बैट्समैन। मैं उसकी कैप्टनसी को भी बैक कर रहा था, लेकिन 3 साल दिए, अब समझ आई कि नहीं यार देखिए 3 साल हमने दे दिए, कैप्टनसी से हटेगा बाबर, इंशाल्लाह बाबर एक्सीलेंट स्कोर करेगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन साहब मैं अब आप, ये प्लान था कि जी हमने बाबर को कंटिन्यू कराना है जी अच्छा था। उन्होंने कहा यार एकदम प्लेयर को जब तक बाबर खुद नहीं कहता कि हाँ यार मैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसको कह रही थी हम उसके साथ मीटिंग करेंगे और बात करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर अब जाके ये हो रहा है कि अच्छा सरफराज से मिल लिए तो एक तूफान खड़ा कर दिया, ओ सरफराज, भाई सरफराज कोई नाउजुबिल्लाह एलियन थोड़ी है यार कि अगर उससे उसकी टीम ने डोमेस्टिक में जो रिकॉर्ड कायम किया कमाल कर, और कैप्टन सरफराज था, जीता है कायदे आजम ट्रॉफी, वो वाली कायदे आजम ट्रॉफी जिसमें 12-13 मैचेस तो आपके रिजल्ट लेस गए हैं, वो जीता है। फिर उसके मीर हमजा ने विकेट ली, उसी के धानी ने विकेट ली, उसी के साहिब अयूब ने स्कोर किया, उसी में सरफराज ने स्कोर किया, उसी में शान मसूद ने, उसके तो 6 प्लेयर स्टार बने हुए क्योंकि वो कैप्टन भी अच्छा। अगर वो टेस्ट में उसकी ऑब्वियसली जगह है, टेस्ट खेलता है, अगर किसी पोजीशन पर भी खेलता है तो क्या तकलीफ है भाई, क्या प्रॉब्लम है? सर देखें कैप्टनसी मैं पूछ रहा हूँ कोई बुरी बात है? अच्छी बात है सर, हमारे लेके कौन आएगा सर? क्या प्रॉब्लम है किसी को भाई? और वो सेंस देखिए बड़ी गेम के 5 दिन का प्लान है सर, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये भी और सिर्फ मैं छोटी सी बात ऐड कर दूं साबिर भाई कि यार आप अपनी आखिरी 3 टेस्ट सीरीज तो देखें, ऑस्ट्रेलिया से होम पे हारे, इंग्लैंड से होम पे हारे, न्यूजीलैंड से होम पे मर के ड्रॉ किया और करके। वो था बंदा जिसने बाबर को यूज किया। बाबर अंडर 19, इमाम अंडर 19 की बात करें ना, ये इमाम बाबर ये अच्छे प्लेयर्स अंडर 19 से आए, शाहीन भी खेल, ये अंडर 19 की लॉट ऊपर आई है, कोई ए शे से नहीं आए हैं। बाद में ए खेले। अंडर 19 बहुत जरूरी है सर, वो आपकी हड्डी है।
तो अब मुझे बताइए सरफराज आता क्या प्रॉब्लम है यार, अगर चेयरमैन से मिलता है लोगों को क्या प्रॉब्लम? सर देखिए चेयरमैन साहब ने एक तो ये किया कि पिछली जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस किए तो उसको छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि अच्छा किया सर, हम ही गले पड़ जाते हैं, हम ही गले पड़ जाते हैं। अभी भी पड़ी है, अभी क्या फर्क पड़ा? सर लेकिन एक बात है ना, अभी तो उसके हाथ था ही नहीं ना, उसने कहा यार अब वर्ल्ड कप के ऊपर तो मैं चेंज नहीं कर सकता, कहा है उसने हमें कैटेगोरिकली। नहीं सर वो डिसीजन देखिए, मगर सरफराज कहीं ना कहीं जगह बनती थी। देखिए उनका क्रिकेटिंग माइंड देख लें, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, चलें आप उनको कप्तान ना बनाए, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे ओडीआईज देख लें, चाहे T20 से देख लें, चाहे टेस्ट मैचेस देख लें, उन्होंने हर जगह पे परफॉर्म भी किया हुआ। ऐसा नहीं कि वो आपको एज अ बैट्समैन यूजफुल नहीं था, हर चीज में यूजफुल था। मगर कहीं ना कहीं पे देखिए वही बात है कि आपने, सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं तो अगर प्लेयर्स को चांस ना दें तो फिर भी सोशल मीडिया पे बड़ा धूम मच जाती है कि जी चांस नहीं दे रहे, प्रॉपर सीरीज नहीं दे। अगर ये बंदा बाबर आजम ये वाहिद एक पाकिस्तानी कप्तान बना है पिछले 3 साल जो लड़कों को बैक भी कर रहा है, चांसेस भी दे रहा है, पूरी सीरीज दे रहा है। अब्दुल्ला शफीक के लिए उसने फाइट की, सबको पता है, लोग कहते नहीं है उसने बहुत फाइट की। जी जी सऊद को खिलाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि सऊद को खिलाने में किसकी हिंड्रेंस थी। जी बाबर आजम ने कहा था कि यार सऊद को कम से कम टीम में डालें, मुझे उसकी जरूरत पड़ जाएगी, और ये कह के वो प्लेइंग इलेवन। सर ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में अपने आप को रगड़ा लगाया। अगर आप पीसीएल के बेसिस पे लड़कों को ओडीआईज खिलाएंगे, टेस्ट मैचेस खिलाएंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होगा। हम जुल्म कर रहे थे हारिस रऊफ के साथ, पिंडी में उनका डेब्यू करा दिया, वो शुक्र बेचारा इंजर्ड हो गया और बाकी टेस्ट मैचेस नहीं खेले। मगर यही तो हमारा एक फुकदान है कि मीर हमजा को नहीं लेके आते, जफर गोर लेफ्ट आर्म हमारा स्पिनर था, वो जाके काउंटी में खेल रहा है। हमारे कितने सारे प्लेयर्स थे जो कि चले गए। हैदर भाई को आपने बहुत, क्योंकि ब्रेक पे जाना है, हैदर भाई इसी पर आपका कमेंट चाहिए सर। देखिए मैं पीसीबी के चेयरमैन में बात करूंगा, जो उन्होंने सरफराज से मुलाकात की है, उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। चेयरमैन का ये राइट है जिससे चाहे मिले, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। चेयरमैन साहब को चाहिए था, कराची की टीम जीती थी, पूरी टीम को इनवाइट करते, पूरी टीम के प्लेयर्स को बुलाते और उनसे मिलते, फिर ये कंट्रोवर्शियल नहीं रहता। अब आप अकेले सरफराज से मिल रहे हैं और ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जबकि बाबर की कप्तानी पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस वक्त ये बहुत सारी चीजों को और कंट्रोवर्शियल बना देता है। और इवन सरफराज का जो कैरेक्टर है वो भी आप खराब कर रहे हैं। लेकिन सर धानी को भी बुलाया था, उस पर तो कोई नहीं बोला, सिर्फ सरफराज। नहीं हैदर भाई मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। चेयरमैन हैज द राइट टू मीट एनी प्लेयर एट एनी टाइम कुछ और है एट व्हाटएवर। नहीं उसकी रीजन भी बता देता हूं अभी मैं ब्रेक के बाद। जी हैदर भाई। हाँ तो अब देखिए बोर्ड को जो है वो थोड़ा सा अपने आप को जो है ऐसा रखना चाहिए कि उससे ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो किसी का चेयरमैन जो है किसी को सपोर्ट कर रहा है या चेयरमैन। अच्छा बाबर आजम जो है ना, देखें बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैन है इस वक्त, मैं समझ रहा हूँ दुनिया के 3-4 बैट्समैनों में आते हैं वो, और उनकी बैटिंग में कोई शक नहीं है, वो किसी भी टीम के खिलाफ खेल सकते हैं। कप्तानी में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलतियां सिर्फ उनकी वजह से नहीं हुई। आप अगर जो है उनको अच्छे प्लेयर्स नहीं देंगे, आप उनको अपना एक ओपनर अच्छे नहीं देंगे, आप उनको मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं देंगे, तो वो बेचारा क्या करेगा? उसने तो फिर इसी टीम के साथ खेलना है ना। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, बहुत अच्छी बात, मैं ये बात हैदर भाई बड़ी सही पॉजिटिव नोट है। अब जरा वापस आते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए हम हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल गैर जरूरी तौर पर करते हैं, नहीं क्या जरूरत है भाई, वो मिल सकता है। और धानी को भी बुलाया है, उस पर कोई नहीं बोल रहा कि नहीं जी धानी को, भाई वो टॉपर था, उसको बुलाना था। मीर हमजा ये सारों से चेयरमैन ने एक मुलाकात ऑलरेडी, कराची वाला मामला हो चुका है, हो जाए सरफराज के साथ ऑस्ट्रेलियन टूर के हवाले से और कुछ मशवरे लेने से। भाई सीनियर है यार, क्या बात होगी सर, सीनियर है ना, अगर उससे कोई मशवरे, बुरी बात है। वसीम अकरम को इन लोगों को जब सबको बुला लें तो कोई मसला नहीं। सीनियर है तभी उनकी काउंटर कैटेगरी डी करवाई हुई थी ये आपके रेस्पेक्ट डी कराई हुई थी। नहीं सर वो उसने नहीं करवाई थी, उसी दिन शोएब जट साहब, मैं ये आपको सबको, शोएब जट साहब ने इस पर फाइट किया जी, और वो शोएब को बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उसने फाइट किया, उसने कहा यार आपने ये तो बहुत बड़ा गलत काम किया। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और शानदार बैटिंग का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और यहाँ पर थोड़ा न्यूजीलैंड को क्रेडिट दूंगा कि 275 38 ओवर्स में, और 275 को उन्होंने 400 में अभी तक मतलब 450 लग रहा था यार मुझे कि 450 ना कर जाए। जिस तरह ओपन किया था ना तो वो तो वाकई 450, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिन रहे थे कमेंटेटर्स। बट यार देखिए अनचेजेबल है अभी भी, खैर लेकिन अभी भी अनचेजेबल है। जितना देखिए न्यूजीलैंड की टीम शुरू में वो 2 अच्छे मैच जीत गई, और ऑस्ट्रेलिया की किस्मत कि उनका पहला मैच पड़ गया इंडिया के साथ, दूसरा पड़ गया साउथ अफ्रीका से, और वो उस वक्त थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म होके आए थे, हेड भी नहीं थे। लेकिन सर कमबैक करना, बाउंस बैक करना, इसको सर उनको सर एडवांटेज है ना।
ऑस्ट्रेलिया को सर एडवांटेज वैसे था, मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि देखिए वो रिसेंटली इंडिया से खेले थे 3 मैचेस, उनको सारा कुछ पता था कंडीशंस का और प्लेयर्स का। उससे पहले वो कल किया था साउथ अफ्रीका के साथ, दोनों मैचेस उनके लिए आसान हो सकते थे क्योंकि उनको दोनों टीम्स का पता था। लेकिन वो सिर्फ अपने उनको कॉम्बिनेशन सर वो हिट कर गया थोड़ा सा, बिल्कुल प्रेशर में ठीक पड़ कह गया। रहे जी हैं। जी तो अब यार हम तो शुरू से कह रहे थे ना कि आपकी जो 4 टीमें आनी है उनमें से 3 उसमें ऑस्ट्रेलिया पक्की, इंडिया पक्की, वैसे तो हम इंग्लैंड पे भी कहते रहे जी। लेकिन पाकिस्तान का मैं तो शुरू से कह रहा था कि सेमीफाइनलिस्ट नहीं है। साउथ अफ्रीका का मैंने कहा था, न्यूजीलैंड इज द सरप्राइज टीम। जी। तो न्यूजीलैंड की भी वीकनेस कुछ है, उनको शुरू में वो इंग्लैंड वाला मैच बड़ा अच्छा पड़ गया जिससे लोगों पे भाग पड़ गई उनकी। अदरवाइज ये भी टीम न्यूजीलैंड की कमजोर है कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो 3 टॉप की टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया क्लिक कर गई। हैदर भाई क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने देखिए बाउंस बैक किया। ये मैं इंग्लैंड के लिए कह रहा हूँ, प्लीज ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान के साथ मैच कर रहा हूँ, इंग्लैंड के लिए कह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया, इंग्लैंड इससे बड़े नाम पड़े हुए इंग्लैंड में। वो इंग्लैंड को तो लोग पहले ही कह रहे थे कि तो मैं गई वर्ल्ड कप तो इसका और इंडिया का ही है, दोनों में से कोई भी लड़ेगा, बल्कि इंडिया को भी कम रेट कर रहे थे। लेकिन सर देखिए फिर बाउंस बैक करना इसको कहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। 300 से निकल के वो 400 की तरफ चले गए। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए हमेशा बड़ी टीम है और वो हमेशा बाउंस बैक करते हैं, कभी भी वो नीचे नहीं जाते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ऊपर आए और अपनी परफॉर्मेंस दें, और उनके उनके आप देखें माइंडसेट जो है ना बड़ी अहम चीज़ है। वो बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आते हैं, वो कभी घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं, रन्स नहीं हो रहे हैं तो वो बिल्कुल डाउन नहीं होते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट अपने साथ नहीं रखते हैं। हमारे साथ तो एक साइकोलॉजिस्ट भी वो शॉर्ट पहन के उसमें डगआउट में बैठे रहते हैं, पता नहीं वहाँ कौन सी साइकोलॉजी क्लियर करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेयर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड है उनका। और दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन पूरी टीम 99% जो है वो आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल खेलने का फायदा ये हो रहा है कि उनको पता है पिचेस में कहाँ पे बाउंस है, कहाँ पे बैड पैचेस हैं, कहाँ क्रैक्स हैं, कहाँ क्रैक्स खुले हुए हैं, कहाँ नहीं खुले हैं, तो वो उस हिसाब से। दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा अटैक पे जाता है, ये आपका हमेशा प्लस पॉइंट है। आप देखिए इस वर्ल्ड कप में वही टीमें आगे जा रही हैं जो अटैक पे जा रही हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तीनों अटैक पे जा रहे हैं। और दूसरी टीमें जो कैलकुलेटेड क्रिकेट खेल रही हैं वो पीछे रह गई है। पाकिस्तान कैलकुलेटेड खेल रहा है, वो पीछे रह गया है। इसी तरह बांग्लादेश है या दूसरे अच्छा, जो इंग्लैंड है, भी कैलकुलेटेड है। इंग्लैंड भी पाकिस्तान क्या कैलकुलेटेड कैलकुलेट कर रहे हैं? पाकिस्तान 5, 6, 7वीं पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट कर रहा है, चटीसा बहुत अच्छे हैदर भाई, बड़ा ब्लैंक जवाब मेरी है। वाली बात पे आ गए हैदर भाई ये देखें यार, 400 ना करने देने के लिए भी टीमें लड़ रही हैं। न्यूजीलैंड ने मतलब जो अभी फाइट बैक शुरू कर दी, वो 400 ना करने देने के लिए, उन्हें लग रहा था, पता लग गया था कि 428, 430 तो बहुत आसानी से हो रहा है। मैं जी हैदर भाई जी बिल्कुल, देखें ये देखें आप चाहे आपकी 8 खिलाड़ी आउट है हमारे सर, लेकिन नहीं एक फिगर उसको बचाने के लिए देखें, टीम्स ने अपने गोल सेट करने होते हैं ना, कि नहीं यार ये 400 वाला फिगर नहीं लगना चाहिए, एक वो भी है। बड़ी टीमों के मसले ही और हैं, हमारे मसले ही और हैं। हम 270 60 वाले में होते हैं, 70 तक पहुंचो, 60 से नहीं, इंप्रेशन नहीं अच्छा आता। वो 400 वाले मसलों तो फिर खेल रहे हैं। देखिए हमारा हाल ये होता है कि अगर 345 श्रीलंका करते हैं तो बाबर आजम जो है बाउंड्री पे बैठ जाते हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि रन्स हो रहे हैं तो उसको रोको और आगे जो है चेस करने की तैयारी करो, हम वहीं पे डाउन हो जाते हैं। हम फिर सारी बात वहीं पे आ जाती है कि आपके प्लेयर्स जो है इतने टैलेंटेड नहीं है, उनका इतना जो है वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो उसका सारा जो है खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, रिजवान भाई और साबिर भी सुन रहे हैं, अरसलान, मुझे खुशी इस बात की है कि सेमीफाइनल में वही टीमें जा रही हैं जो वाकई डिजर्व करती हैं, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि अचानक एक टीम निकल के ऊपर आ जाती है सेमीफाइनल में, किसी को किसी ने हराया, और पाकिस्तान जैसे 92 में आया। अब मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान 92 के सेमीफाइनल को डिजर्व नहीं करता था, लेकिन थैंक्स टू ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया और हम सेमीफाइनल में आ गए। अब ये है कि इस वर्ल्ड कप में, इंडिया के वर्ल्ड कप में, हमें वही 4 टीमें नजर आ रही हैं जिन्होंने पहले दिन से अपनी परफॉर्मेंस को जो है कंटिन्यू किया है और बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ। यानी डिजर्विंग टीम्स आ रही हैं, कोई तुक्का लग के नहीं आया, होना भी ऐसी चाहिए। लेकिन जो अच्छी टीम है उनका सर दूसरे मैच की किसी ने बात ही नहीं की यार, ये बांग्लादेश नीदरलैंड बड़ा, बांग्लादेश बहुत बड़ा, दोनों के लिए बड़ा मैच है, टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया नीदरलैंड ने। हाँ जी, बड़ा पॉजिटिव फैसला उनका। और नहीं देखिए, नीदरलैंड की एक विक्ट्री है, वो उसमें क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर सकी, सो दे आर गोइंग विद देयर उसके डिसीजन के कि यार इसमें हमें फायदा है,
ये हम मैच जीत चुके हैं, हमें शायद डिफेंड करना आ गया। ऑफ कोर्स देखिए छोटी टीम सर है। मैं माइंडसेट की बात करना चाहूँगा, जिस तरह सर बार बार इधर पे कह रहे हैं कि एरजाम भी कह रहे हैं कि जी 270 का माइंडसेट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शुरू से मैं 2016-17 की मिसाल देता हूँ कि मिकी ऑथर जब ये इंग्लैंड टूर करने गए सरफराज टीम कप्तानी में, उस वक्त मिकी ने कहा था जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उससे सरफराज ने भी उस वक्त कि 280 तक हम बना लेना पहली इनिंग में, तुम्हारे लिए बहुत है। नौवीं तो विकेट ये आपका चली माइंडसेट है, अलाउड कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। विकेट सर ये माइंडसेट है, तो उनको पता है कि पहली इनिंग में आप 280 बनाए बस। आपने अगर टी20 खेला तो आपने 150 बनाना है, हम बॉलर्स बचा लेंगे, बॉलर्स बचा पड़ के लेंगे। उसको वापस क्यों लिया भाई? मुझे तो नजम सेठी साहब का फैसला अभी तक समझ हम तो पहले भी कह रहे थे कि ऑनलाइन कोच ले आए, एक तो आप उसको डायरेक्टर बना दिया, ब्रैड बर्न कोच आ गया, मॉनी मॉर्कल आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इनकी कोचिंग का कि इनका इनपुट है क्या, और ये कोई दूसरा असाइनमेंट हो गया ना, पहला भी नहीं है। देखिए अगर गली मोहल्ले की भी टीम होती है ना, तो वो उसको पता है यार मेरा 20 ओवर का मैच है, मेरा 130-40 का तो टारगेट होना ही चाहिए। कोचेस का तो काम कुछ और है। आप ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट देखें, 2 मैच हार के उनको फर्क नहीं पड़ा। एक प्लेयर बार बिठा के, सारी टीमें 15 से खेल रही थी, वो 14 से खेल रहे थे कि यार ट्रेविस हेड ठीक होगा तो आ जाएगा। अगर वो 5वें के बाद भी होता फिटनेस टेस्ट और 2 मैच और रहते तो शायद वो कोई और फैसला करते, लेकिन उनको अपने क्रेडिबिलिटी अपने उसके ऊपर सारी मिकी ऑथर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी है। देखिए वो ऑस्ट्रेलिया के कोच पहले रह चुके हैं, साउथ अफ्रीका के भी रह चुके हैं। अब आप देख रहे हो उनकी फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन अपने शो करते हैं प्लेयर्स, उनको नजर आता है, टीवी पे भी देख रहे होते हैं कि यार वो चौके पड़ रहे हैं। वहाब रियाज की जनाब वो वाइड बार बॉलें हो रही थी, या अपना रनअप भूल गए थे टेस्ट मैचेस यूएई में, तो वो फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए जनाब उठ के अंदर चले गए। साबिर तो भाई, कहीं ना मुझे किसी चीज नहीं, प्लेयर्स को मेरा अफेक्ट सवाल करती ये है है कि एक बंदे को पता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन दिखाते भी है, तो नेट्स में काम क्यों नहीं करता उसके ऊपर, या उसके रिजल्ट क्यों नहीं नजर आते? फ्रस्ट्रेशन तो मुझे भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है मेरे बच्चे के मार्क्स ठीक ना आए, तो सर आपको लेकिन सर फिर एक मैंने उसको या मेंटोर ट्यूशन चाहिए। लगा के देनी है या उसको मैंने खुद पढ़ाना है, कुछ तो करना है ना। आपको सर एक मेंटोर, हमारे पास सर मेंटोर पिछले 10 सालों में कोई भी नहीं रहा। अब विराट कोहली की मिसाल ले, जितना मुश्किल वक्त विराट कोहली पे था कप्तानी की बात करें, इतना बाबर आजम पे नहीं है, मगर उनको फिर एमएस धोनी ने फोन किया था। हमारे बाबर आजम को कौन फोन करेगा? शुएब मलिक करेंगे, सरफराज करेंगे, कौन करेगा? सारे ही उसको बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं ना, टीवी पे बैठ के इतना नहीं करते यार, और वो आपका एक ही प्लेयर है भाई। अभी देखिएगा आप यार देखिए, नहीं सॉरी, उसको जितना भी करें, लेकिन उसने अपनी स्टबर्नस नहीं खत्म की। उसमें ये स्टबर्नस की आदत है कि मैंने यही करना है, मैंने यही प्लेयर खिलाने हैं, मैंने बॉलिंग चेंजेस इसी हिसाब से करनी है, वो नहीं वर्क कर रहा है। दैट इज द जॉब ऑफ द कोचेस, दैट इज द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज द जॉब ऑफ द कोचेस। मैं आपकी इस बात से एग्री इसलिए नहीं हूं, बोर्ड सो रहा है, सत्तू पी के सो रहा है, तो सो ही रहा है ना। नहीं, अगर बोर्ड डरता है, आप बोर्ड देखिए एक प्लेयर अरसलान, कोई पिस्तौल लेके तो एक प्लेयर ये इस तरह नहीं इंसिस्ट कर सकता कि मैं जी टेस्ट में नंबर 4 पे आऊंगा, वनडे में 3 पे आऊंगा और T20 में ओपन करूंगा, पावे पाकिस्तान को फायदा हो या नुकसान हो। सर अच्छा, हमेशा बाबर को साबिर इंसिस्ट करने पे मान कौन रहा है? बोर्ड मान रहे हैं ना, तो कमजोर है बोर्ड। तो आप बोर्ड को कहें ना भाई, मैनेजमेंट कमजोर है, सिलेक्टर्स कमजोर है, तो भाई बोर्ड को कहें। तो मैं तो कह रहा हूं बाबर सबको। आजम की स्टबर्नेस क्या है यार? सर बाबर आजम को क्यों, अब देखें कल इफ्तिखार आए, बाबर आजम तो ऑलरेडी ग्राउंड पे थे, पिच पे मौजूद थे, इफ्तिखार को बाबर ने तो नहीं मंगवाया, नहीं सौ शकील को आना चाहिए था। यस, ठीक है, उनका नंबर बनता है। ये जब भी आपके आपको पास बता मिडिल देता ऑर्डर, हूं। नहीं नहीं, इसका ये मतलब फैसला कि आपके मिकी अर्थर का मिकी था। ऑथर थे जी। आपके, जो वो तो डायरेक्टर है, मगर आपके कोच थे। नहीं नहीं, मिकी अर्थर का था ये फैसला। तो सर हर चलिए फैसला इसको जो हम देखना। बाबर आजम के ऊपर डाल देते हैं। शाहीन शाफरी थी बुरी बॉलिंग करा तो बाबर आजम का कसूर है, उसामा को चौके पड़े बाबर आजम का कसूर नहीं यार, मैं एक सवाल, फील्ड प्लेसिंग बाबर अपने बॉलर्स की अपनी करनी चाहिए। नेपाल की टीम होती है, नीदरलैंड की टीम होती है, अफगानिस्तान की टीम होती है, रिजवान बाबर क्यों नहीं रेस्ट करते, शाहीन क्यों नहीं रेस्ट करता, मैचों में क्यों अनफिट हो जाते हैं, विराट कोहली को इंडिया कैसे रेस्ट कराता है, रोहित शर्मा को इंडिया कैसे रेस्ट कराता है, केएल राहुल कैसे टीम में बाहर होता है, पांड्या कैसे कप्तान बनता है, अग्री, हमारे क्यों नहीं होता ये? अग्री। तो टीम अनाउंस करने के लिए सिलेक्टर बैठा नहीं है, तो भाई वही 25 कह रहा हूं ना, लाख उनकी रुपए लेके कमजोरी है, किसलिए वो अपनी बैठा है? नौकरियां बचा रहे हैं सारे। तो ये कहे ना, सिलेक्टर को कहे। टॉप टू बॉटम सारा हमारा सारे ऐसा तो सिर्फ कसूरवार है, कप्तान का बाबर कसूर उतना ही कसूरवार है। हैदर भाई कैप्टन कहेगा मैंने ये करना है, और बोर्ड के हाँ जी भाई जो आप कहते हैं, तो बोर्ड का कसूर है ना यार। और दूसरी बात, मैं देखिए एक चीज, जो बात साबिर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आप उसकी एक तो अभी भी आप देखें ना हैदर भाई, तो सारे बड़े मैचेस में 50 बाबर के ही हैं। आपकी बाकी टीम, कल की मैं बात कर लूं, कल भी ये हुआ है बाबर के साथ, क्या हम कल पे तो आप कोई भी नहीं कह सकेगा कि यार 4 आउट हो गए आपके, अब आप बाबर देखे तू जाके छक्के क्यों नहीं मार रहा? अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर ने स्कोर किया था, अफगानिस्तान के खिलाफ जी, और इंडिया के अगेंस्ट भी किया यार 50। तो आपके तो जो प्लेयर्स हैं वो बाकी सारे कसूरवार हैं, और ये पूरी की 9 10 12 जो 15 लड़कों का स्क्वाड ये अकेले बाबर ने चूज थोड़ी कर लिया भाई। ये नहीं हो कि बाबर ने चूज किया, 1-2 लड़कों की चले उसने लड़ाई की होगी, वो कैप्टन करता है, कौन नहीं करता? इंजमामुल हक अपनी मर्जी की टीम के आसिम कमाल का पूरा करियर खराब कर दिया। क्या कहते हैं हैदर भाई? को बात कहूं, बाबर को आप टीम से निकाल दें, ये टीम 150 की भी नहीं है। इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बाबर आजम के शेडो में, शेल्टर में ये लोग जो है टीम में बाकी हैं,
वरना ये रोजाना टीम चेंज होती रहेगी, इतनी बुरी इनकी परफॉर्मेंस है। कई जगह पे बाबर आजम अपनी सेंचुरी करके दूसरों की बुरी परफॉर्मेंस को छुपा लेता है। वो एग्जैक्टली ओपनर्स नाकाम होते हैं, बाबर आजम संभाल लेता है। बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है, बड़ा जो है टेक्निकली बड़ा साउंड है, और उसके पास सबसे बड़ी जो सलाहियत है, जो मैं समझता हूँ कि वो जाते ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है पिच के ऊपर। वो 15 20 25 30 बॉलें नहीं बाहर निकालता है, वो पहली गेंद से जो है स्कोर करने की कोशिश करता है। ये बड़ी बात होती है, ये चीजें सिर्फ बड़े बैट्समैनों में होती है। अब हमारे यहाँ क्या है कि एक हमारी ट्रेडिशन ये रही है, जो अच्छा खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, उसको कैप्टन बना दो। हमारे यहाँ बस ये होता है। ये मिसबाहुल हक साहब ने जो है ना ये टीम बर्बाद की। सरफराज 2019 के वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनशिप से हटाने का कोई उसका जवाब नहीं था। आपकी टीम खराब थी, खेली हार गई, कोई बात नहीं, आपने आगे शोर कर दिया जी हटाओ जी, कैप्टन से हटाओ। आपने बाबर आजम को कैप्टन बना दिया। अब बाबर आजम के ऊपर डबल आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, रन्स भी करो, टीम भी चलाओ। भाई आप उसको फिर लड़ने वाले कुछ जो है फौजी भी तो दे ना। आपकी बॉलिंग चल नहीं रही है, बैटिंग चल नहीं रही है, फील्डिंग में आप कैच छोड़ रहे हैं, अब उसके बाद सारी जिम्मेदारी आप बाबर पर डाल दें, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स भी चलाएं, उसके बाद मैनेजमेंट भी आप वो जो है वो बिल्कुल ही अजीब सी दे दें, जिसको पाकिस्तान के एनवायरनमेंट का कुछ पता नहीं है। 6 आदमी, आपको बताऊं, मिकी आर्थर को जब डायरेक्टर क्रिकेट बनाया है, यासिर अरफात को मिकी ने कॉल की कि मैं तुम्हें लेना चाहता हूं अपने उसमें ग्रुप में। यासिर तैयार हो गया, सारी बात फाइनल हो गई, अचानक मॉर्नी मार्कल आ गए जी, मॉर्नी मार्कल अचानक आ गए। क्यों? अब आपको आज बताता हूं क्यों आए। मिकी आर्थर नहीं लाया मॉर्नी मार्कल को, यहां से हमारे एक बड़े पुराने, मैं नाम नहीं लेता हूं, साबिक क्रिकेटर और अजीम फास्ट बॉलर ने यासिर अरफात की मुखालफत जी, उन्होंने मुखालफत की, यासिर को नहीं लेना है, यासिर को निकालो। क्यों? कि यासिर आ गया तो फिर हमारा आगे का जो है वो फ्यूचर में कोच बनने का सारा काम खराब हो जाएगा। ये सारी कहानी चल रही है। बिल्कुल, मैं वो बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट वो बिहाइंड द सीन जो कुछ हुआ वो आपने बताया। अब यहाँ पर जो बात है करें ना, देखें आप, फ्रेंचाइज क्रिकेट हमारी बहुत अच्छी है, दुनिया भर में होती है, और फ्रेंचाइज क्रिकेट पावरफुल भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती भाई, वो पावरफुल होती है। इंडिया में भी हो रहा है, आईपीएल की ताकतवर फ्रेंचाइज अपने लड़के डलवाती है, हटाने में भी काम होता है, कैप्टन को हटवाने में भी फ्रेंचाइज का काम होता है। भी आपको बता दूं, रोहित शर्मा को कप्तान बनाने में वहां की फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा हाथ था, और वो ऐसे नहीं बन गया था वो कप्तान। यहाँ भी आपकी फ्रेंचाइज इन्फ्लुएंस कर रही है। बाबर को आप कह रहे हैं ना सर, 5 लड़के एक फ्रेंचाइज अपने रखवाने पे तुली हुई थी, रख लिए गए उसके 4, तो 5 लड़के तुली हुई थी फ्रेंचाइज अपने रखवाने पे। आप ये अंदाजा करें, बड़ी कमजोर थी कि एक ड्रॉप हो गया, फिर उसको नहीं सर, फिर दूसरी भी पावरफुल थी ना, दूसरी भी पावरफुल। सर ये अगर आप देखें, मैं खुला सर नहीं, आप बाबर को कह रहे हैं, मैं आपको अब जब मैं सबको कह रहा हूँ यार, मैंने पूरी सिलेक्शन से ऊपर से शुरू किया है कि आपका सिस्टम ऐसा नहीं, आपकी बिल्कुल ठीक। मैं ये सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ सुनने वालों को कि जो लोग बाबर 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 एक रट लगा ली है ना, ज्यादती है यार। आप पहले पूरी बात बताओ, सबको बताओ, फिर ठीक है चलो हम बता देते हैं, आज बहुत हो गया, मैंने बहुत रखा हुआ था कि नहीं यार भाई, फ्रेंचाइज इन्फ्लुएंस कर रही है अपने लड़कों को। बाबर ने बहुत, ये जो आप कहते हैं ना जी, सऊद शकील नहीं खेल रहा था, बाबर आजम सऊद शकील को खिलाना चाहता था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सऊद शकील कह रहा है। बाबर आजम लड़ा है अब्दुल्ला शफीक की वजह से कि यार आपने उसको क्यों नहीं रखा है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। सर भाईजान, सुन तो ले, सुन लेना, लेट्स पुट इट दिस वे कि क्या पाकिस्तान को हमने क्रिकेट को ठीक कराना है या Yes, फ्रेंचाइजों को ही कराना ये है? चीज ठीक, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मोड में जाना है, जो 5 दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और अभी कंटेंडर है 6th टाइटल के, इंडिया 2 दफा जीत चुकी है और कंटेंडर है 3rd टाइटल की, ठीक है। आप नहीं है किसी खाते में 5वें 6वीं 7वीं पोजीशन के लिए लड़ते रहे, तो फिर आप खिला लें इन लोगों को। यस, बहुत अच्छी बात, ये आपने की ना। यहाँ पर कमजोरी है बोर्ड की सर। आप कैप्टन से ज्यादा देखें, कैप्टन बोर्ड से ऊपर नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड क्या कर रहा है, कैप्टन को आगे कर करके अपने सारे डिसीजन मुसल्लत करे, ये भी आपको बता रहा हूँ हैदर भाई, आपको बहुत चीजें पता है, सही बोलना है। फिर है बोर्ड क्या कर रहा है, शक्ल किसी की तस्वीर दिखाई और डेटा अपना डाल दिया, तस्वीर किसी की डेटा अपना, फिर कहें जी बाबर आजम, देखिए दोस्ती यारी वे भाई की है उसने, शादाब ने परफॉर्म किया है। अभी शादाब अगर वो देखिए एक कैप्टन हूं मैं, 1-2 प्लेयर्स तो मैं कहूंगा ना यार, मुझे मेरी मर्जी के 2 ना यार, मैं उन पर बिलीव करता हूँ। मेरा मैच में नवाज बहुत अच्छा खेल रहा नहीं, हमारी पूरी टीम फॉर्म में नहीं है। शाहीन को बिठाया जा सकता था, साबिर सच बताए, बिठाया जा सकता नहीं बिठा सकते। नहीं, आपकी टीम का बेड़ा गर्क जो हुआ है ना, वो इंडिया वाले मैच से हुआ एशिया कप, एग्जैक्टली 350 उन्होंने कर लिए
और आपकी टीम ने फाइट नहीं की। मैं यार शोल्डर गिर गए सबके, खुदा की कसम। मैंने उस दिन भी कहा था, आपको भी याद होगा कि यार मैंने कहा था यार अगर ये 130 करते ना 16 ओवरों में और सारे आउट हो जाते तो शायद इनके शोल्डर्स ऊपर रहते कि नहीं यार बहुत अच्छी आपकी we बात made है, a हमारी fight। वहीं से बट आप उधर 32 ओवर खेल के 128 रन बनाओ तो फिर तो भाई सर आपकी टीम अचानक नहीं खेल सकती ना। अचानक जब बीच में मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि बोर्ड क्योंकि का pitch काम एक है है। कि सारी चीजों को ना डिफ्यूज करे, इस सारी चीज, और कहे भाई ये कैप्टन है, इसको हमने एम्पावर किया है, ये टीम है, ये आपके आदि है, 2 लड़के आप कैप्टन, 3 लड़के चाहते थे कि जो आपको चाहिए ये लें, बाकी लड़के ये हैं और ये सारे परफॉर्मर्स हैं। अब आपकी टीम है, अब हारोगे जीतोगे हम भी पूरा उसका बोझ उठाएंगे, आप भी उठाना, और हम इस टीम के कॉम्बिनेशन आप पर छोड़ देते हैं कोचिंग स्टाफ पे कि किसको खिलाना है। ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो यही बात करूंगा कि यही तरीकाकार होता है टीम्स के जीते। इंग्लैंड देखें, वो कैप्टन अपनी मर्जी के साथ चल रहा है और वहां पर कोच भी उसके कैप्टन के साथ चल रहा है। ठीक है उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, पर वहां पर भी तनकीद हो रही है और हमसे भी ज्यादा हो रही है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। वक्त चूंकि अब थोड़ा सा हमारे पास कम होगा, हम जरा ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे। कोचिंग, भाई कोचिंग का रोल होता है, बहुत ज्यादा होता है। कल काशिफ भाई भी कह रहे थे, अब्बास भाई हमारे टेस्ट क्रिकेटर वो भी कह रहे थे, दीगर टेस्ट क्रिकेटर आ रहे हैं वो भी कह रहे थे कि जी कोचिंग का रोल ये है, लेकिन वो लैपटॉप लेके क्यों बैठे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप ये कह रहे हैं लैपटॉप लेके क्यों बैठे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई लैपटॉप खुले भी हुए हैं कि बंद है। और ये नेटफ्लिक्स चल रही है। देखिए कोच का काम है कि फौरन चीज को देखे, ऑब्जर्व करे, उसके ऊपर डिसीजन ले और डिसीजन ग्राउंड में पहुंचाए। यहाँ पे मसला क्या है, डिसीजन वो बड़ी जल्दी लेते हैं और वो डिसीजन शायद ठीक भी होता हो, लेकिन जितनी देर में वो ट्रांसलेट होके उर्दू उसकी बनती है और फिर वो आगे लेके जाते हैं ग्राउंड में पहुंचाते हैं कि पाया ना करना, तो वो ट्रांसलेशन में भी कुछ चीजें घूम जाती हैं सर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता असलन भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कोचिंग के हवाले से। है। वो तो नीदरलैंड के भी 2 आउट हो गए ना सर, और मजे की बात देखें 388 49.2, यानी अभी भी 4 बॉलें 50 ओवर ये भी नहीं खेले। ये क्रिटिसिज्म जो पाकिस्तान पे आप करते हैं ना साबिर हुसैन, ये इधर भी करें कि देखो ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर नहीं खेले। मगर इंटेंट तो देखें ना, 175 बनाया था 19 ओवरों में उन्होंने ट्रेविस हेड ने। सर उसके कोचिंग बाद की बात करते हैं, देखिए बॉब वुलमर पाकिस्तान का सर कोच था, बॉब वुलमर भी कोच था, तो उसने सर प्लेयर्स बनाए भी थे। कामरान अकमल आपका ओपनिंग बैट्समैन नहीं सर था, नहीं, बॉब वुलमर ने बहुत काम, ठीक हो गया। उसके साथ काफी लोगों ने, काफी क्रिकेटर्स ने उसकी तारीफ। आपकी ये जो हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखते हैं, ये बॉब वुलमर की ही सब दरियाफ्त में। लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा इसका तो कोई और ही काम करें फिर। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना, बॉब वुलमर ने काम किया सर, नो डाउट काम किया, और हमने उसके साथ काम कर दिया। हमें सर कोचिंग के साथ ना एक मेंटोर भी चाहिए, कहीं ना कहीं प्लेयर्स को बकअप करता है, क्योंकि आप टेक्निक्स चेंज नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर्स की, खास करके अगर वो मैंने कहा 28-29 साल का है, आप उसको पॉजिटिव मैसेज दें, उसको ग्रूम करें, आप उसके साथ एक मेंटोर उसके बने, ना कि आप जना फ्रस्ट्रेशन शो करें। क्योंकि सर हमें देखिए पाकिस्तानी कोचेस, मैं इस हक में नहीं कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे यहाँ ईगो का प्रॉब्लम है, हम देख चुके हैं वकार न्यूज़ के ज़माने में सॉरी, मगर कहीं ना कहीं सकलन मुश्ताक ठीक थे, क्योंकि आपको छोटे नाम चाहिए। अब्दुल रहमान आपका कोच है अभी, वो डोमेस्टिक में पेशावर KPK कितना जबरदस्त कोच रह चुका है, काफी टाइटल्स जितवाए हैं, तो सर छोटे नाम होने चाहिए। उसने भी बड़ा काम उतारा हुआ है सर, खुद क्या आधा टेस्ट आधा खेला हुआ है वो, आधा टेस्ट मैच पूरा भी नहीं। वो कोई ऐसा उसको क्या बताएगा वो डोमेस्टिक में कि जी मैं जब डोमेस्टिक खेलता था तो हमने प्रेशर से क्या आधे मैच में क्या बताएगा आपके भी सर हेड कोच के मेरे ख्याल में कितने टेस्ट मैचेस, कितने ODIs हैं इस बात पे। नहीं देखिए कोचिंग इज एन आर्ट, और इसके वो जो टेस्ट वगैरह रखे हुए हैं ना, वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड कोर्सेज लेवल 4 लेवल 3, जैसे यासिर अरफात सारे कोर्सेज करते हैं। अब यासिर अरफात ने शायद 3 या 4-5 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन उसका 11 इसी तरह बहुत सारे कोचेस, वुलमर कितने टेस्ट मैच खेले, वो एक 3rd क्लास प्लेयर था, ऑस्ट्रेलिया से खेला, श्रीलंकन बैकग्राउंड का था, 4-6 टेस्ट मैच खेला था, बट एज अ कोच उसका कमाल ही और था। जी। इसी तरह सिलेक्टर्स का होता है कि यार जरूरी नहीं है कि आपने 35 टेस्ट खेल लिए तो आप अच्छे सिलेक्टर हैं और 2 खेले तो नहीं अच्छे। सर लड़कों की आपकी नजर, आपकी सोच, आपकी सर मेंटालिटी। 2007 में जब इंग्लैंड आई थी पाकिस्तान में, पिंडी के ग्राउंड में, यकीन करें कि डे नाइट मैच था, मगर बॉब वुलमर कामरान अकमल के साथ, शुएब मलिक के साथ, यकीन करें कि उन दोनों को पकड़ के वो 2-2 घंटे मैच से पहले लगा रहता था, 2 के साथ वो प्लेयर्स के ऊपर मेहनत करता था। बनाने में बड़ा हाथ था उसका, कामरान अकमल को वो लेकर नीचे से प्रमोट 6-7 पे खेलने वाले को, फ्लॉज उससे काफी काम किया। फिर वो ये कोशिश करता था कि मैं जो नए लड़के आ रहे हैं उनके साथ काम करूं, जिससे ये आइडिया आया कि यार हाई परफॉर्मेंस सेंटर और नेशनल क्रिकेट एकेडमी इस पे कुछ काम किया। हम सर स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, लेफ्ट आर्मर्स को। देखिए पाकिस्तान NCA में क्या हो रहा है, हम सिर्फ फास्ट बॉलर्स के ऊपर हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं पे स्पिनर्स की हमारे यहाँ कमी है। और पिछले 8-9 साल से यासिर अरफात, सॉरी यासिर शाह को देख लें, जुल्फकार बाबर को देख लें, सईद अजमल को, उसके बाद आपने कितने स्पिनर्स पे काम किया? इवन आपका सकलन मुश्ताक आपका हेड कोच था, उन्होंने कितने आपको स्पिनर्स ला के दिए डोमेस्टिक से।
तो सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हम टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं, एसी वाले कमरे में बैठेंगे, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ग्राउंड पे कोई नहीं जाएगा यही सर, बात मैं ग्राउंड पे अब जाएंगे खून तो प्लेयर्स पसीना मिलेंगे चाहिए आपको। भाईजान, मेहनत। सर ड्राविड के अलावा इंडियन का बताएं, किसी को बॉलिंग कोच का नाम नहीं पता होगा। नहीं, विक्रम नहीं। राठौड़ ने सर क्या किया हुआ था इंडिया के लिए? भाई वो मीडिया मैनेजर उनका कहीं नजर नहीं आता, हमारा वो मीडिया मैनेजर वो प्लेयर से ज्यादा उसकी सेल्फियां आ रही हैं, हद होगी भाई। वो Exactly. प्लेयर के से ज्यादा अपनी प्रोजेक्शन कर रहा है। अगर करना हैदर चाहिए, भाई email हमारे करनी साथ है। हो तो हैदर भाई हैं, सुन हैदर रहा भाई हूँ मैं। जी 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 सर। जी कोचिंग देखिए, और कोचिंग जो है, कोचिंग का रोल। कोचिंग बिल्कुल, कोचिंग एक आर्ट है। और बॉब उमर की बात हो रही है, मैं आपको बताऊं, बॉब उमर ने शोएब मलिक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इनकी बड़ी हेल्प की बैटिंग में। Exactly. शोएब मलिक को ओपनर उसने बनाया, श्रीलंका में जाते ही शोएब मलिक ने सेंचुरी की। उसने कहा जी शोएब मलिक का बैट बहुत सीधा है, मुझे ओपनर ऐसा चाहिए जो सीधे बैट से खेलता हो, क्रॉस नहीं मारता हो। उसने यूनुस खान को प्रॉब्लम आ रही थी शॉर्ट पिच गेंदें खेलने में, उसने सलमान बट ने एक दफा कहा था कि हमें इंस्ट्रक्शन है बॉब उमर की, कोई भी बाउंसर शॉर्ट पिच को छोड़ना नहीं है, आपने उसको मारना है, आपने उसको डक नहीं करना है। यानी वो बैट्समैनों को बहादुर बनाता था। हमारे जो इस वक्त जो कोचेज हैं, मैं आपको सॉरी मैं कहूं कि वो बैट्समैनों के या प्लेयर्स के इशारों पे चलते हैं, और उनके वो यानी उनको पता है हमारी नौकरी इनकी वजह से है। कल अगर बाबर आजम ने किसी कोच के खिलाफ बयान दे दिया तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये जब माइंड सेट हो तो आपकी कोचिंग नहीं चलती है। इस वक्त बदकिस्मती से हमारी जो कोचिंग है इस वक्त, वो कोचिंग नहीं है, बल्कि टीम के साथ बैग उठाने वाले, बैट उठाने वाले, पानी की बोतलें उठाने वाले चल रहे हैं। कोचिंग नहीं हो रही है। कोचिंग अगर हो रही होती तो इमाम उल हक एक ही जगह पे 3 दफा आउट नहीं होता, 3-4 दफा इस वर्ल्ड कप में एक ही जगह पे आउट हुआ है वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त। अच्छा हैदर भाई, अब जरा क्या हम आप देख रहे हैं कि कोई तब्दीलियां, कोई ऊपर नीचे कुछ मामला चेंज भी होंगे? हाँ बिल्कुल, देखें ये तो हमेशा एक रूटीन होती है। बांग्लादेश से हम हार कर आए, मोहम्मद हफीज की कप्तानी चली गई। 2019 के वर्ल्ड कप से हम हार कर आए, सरफराज की कप्तानी चले गई। हमारा एक फार्मूला है, हार कर आओ, कप्तान हटा दो, नया कप्तान बना दो। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। चेंजिंग होंगी, एक दो चेंजेस हो जाएंगी, लेकिन प्लेयर्स यही रहेंगे। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का टूर है, आपके पास जो है इस वक्त बॉलर्स नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉलिंग पूरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। नसीम शाह 6 महीने बाहर है। अब उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी है, और आपके पास दूसरा बॉलर जो है वो हसन अली या मोहम्मद वसीम होगा। हारिस रऊफ मेरे ख्याल से शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो चेंजेस तो होंगी, लेकिन उन चेंजेस करने का कोई धानी ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। धानी होगा सर, जी, धानी होगा। धानी हो सकता है, लेकिन धानी पे जो है मेरे ख्याल से मैनेजमेंट जो है ना, उसका कोई ट्रस्ट नहीं है ज्यादा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि धानी की जो कंसिस्टेंसी है वो, उसके ऊपर थोड़ा इनको एतराज है, जहां तक मुझे पता चला है कि वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, ये वजह है। वरना धानी ने कायदे आजम ट्रॉफी में बड़ी अच्छी बॉलिंग की हाँ फाइनल में। लेकिन वो मीर हमजा को चांस दें यार, क्या वो तो पिच उसको सूट करेंगी, वो तो पाकिस्तान की ड्राई और डेड पिचेस पे ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है। चले हैदर भाई, इंशाल्लाह ये डिटेल डिस्कशन फिर कर लेते हैं। सैयद हैदर भाई जर्मनी से हमारे साथ मौजूद थे। साबिर हुसैन साहब थैंक यू सो मच आपका, और रिजवान हैदर भाई बहुत शुक्रिया आपका। 388 का टारगेट है। दूसरी तरफ नीदरलैंड्स कर रहा है बैटिंग बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये चल रहा है। फिर शाम को 5 बजे बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर बात करेंगे। शाम में 5 बजे मिलते हैं।